पहली जो हमारे पास सक्सेस थी ना कि हाँ यार अब मिल सकता है पाकिस्तान में बैठे $3000 उसने मुझसे कोई भी जो है फ़ोन पे भी बात नहीं की और कोई भी वो नहीं की। सिर्फ जो है हमारा प्रोफाइल देखा गूगल पे और उसके बाद लिंक्डइन पे आके मुझसे कांटेक्ट किया, डिस्कस की, बैंक अकाउंट मांगा और $3000 तो फिर उसको समझाने में लग जाता था कि भाई उनकी अभी अगर आप सपोर्ट की जितने में बना है उसको तो छोड़ दें, उनकी सपोर्ट की भी जो है ना अभी हम आपको करोड़ों की बात होगी जो टीम रखी हुई है बैकेंड पे। अभी तो दुनिया के 18 कंट्रीज से जो है बिजनेस मिल रहा है और एक्सपेंड किया है हमने जो है वो 5 ब्रांचेस हैं पूरे अभी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। फिर मेरे पीछे जो है बहुत सारे मीडिया चैनल्स लग गए जिनको पता चला कि भाई पहला पाकिस्तानी है जो है वो गूगल पे जो है उसका नाम आ रहा है और ये तो मुझसे जो है वो हम टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, PTV ने लिया। अब ये तो समझ में आ गई कि एसईओ क्या है, कि भाई इसमें ये मेनली उसके लिए है कि हाई इंटेंट जो बायर है वो अगर गूगल पे आके सर्च कर रहा है तो अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है तो यू हैव मेजॉरिटी चांसेस कि आपसे वो बंदा खरीद ले। अब वहाँ के टॉप एसईओ एक्सपर्ट जो लंदन के जो टॉप एसईओ एक्सपर्ट हैं वो हमें ईमेल कर रहे होते हैं कि भाई हमसे 2000 पाउंड ले लो, 3000 पाउंड ले लो, हमारा भी नाम यहाँ पे जो है मिलता है। तो उस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कंटेंट इज किंग, अगर उससे अपना कंटेंट बनाना है तो वो क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए कि भाई उसका जो कंटेंट बने वो किंग बन जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नबील फ्रॉम एग्जिट बेस। आपको पता है कि इस तरह के पॉडकास्ट में आपके साथ लेके आता हूँ और ऐसे ऐसे गेस्ट लेके आता हूँ जिससे आप ये सीख सकें कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उनकी जर्नी से कैसे सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी। इन्होंने अपनी जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो यूनिवर्सिटी में उन्हें डिग्री नहीं मिली क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसी यूनिवर्सिटी के वीसी ने इनके साथ लंच किया और लंच के बाद इस वीसी ने खुद बोला कि यार डिग्री आप लें। दुनिया के एसईओ एक्सपर्ट जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से बैठ के बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल बनाए हुए, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो आज उनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सने आप ठीक हैं। महबूब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम निकाला, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, उसके लिए वेरी अप्रिशिएटेड। नहीं, बहुत शुक्रिया। और ये मेरा लाइफ का शायद पहला पोस्ट कार्ड है और मैं इससे पहले शायद मुझे बाहर की तरफ से कुछ इस किस्म की इनवाइट मिल भी चुकी है मगर बहरहाल मैं नहीं कर पाया या नहीं टाइम दे पाया। तो आपकी तरफ से इनवाइट आई तो मैंने कहा कि ज़रूर जो है। बिल्कुल सही है महबूब भाई। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरह से दुनिया के टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स में आपका नाम आया। अच्छा, नबील भाई, जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं एक ऐसे बहुत पीछे पड़े हुए गांव से जो है मैंने दरख्त के नीचे मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना एजुकेशन हासिल की। उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर मेरे अपनी सिटी में ना होती तो मेरे पास इतने अखराजात भी नहीं थे कि मैं कहीं और किसी और सिटी में जो है यूनिवर्सिटी जामशोर या कराची आके जो है मैं एजुकेशन हासिल कर पाता। फॉर्चुनेटली ये हुआ, खुशकिस्मती कि अपने ही शहर में जो है ना कायदे में यूनिवर्सिटी थी तो मुझे वहाँ पे एटलीस्ट एंट्री मिल गई, फर्स्ट फीस जमा करवा दी और उसके बाद जो है स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जो है ना फिर 2 साल की तो फीस मैंने जमा कराई, लास्ट वाले 2 साल की नहीं करवाई। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो वो निकाल देती, मगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी कि उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू रखें बट डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप फीस पूरी पे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 4 साल मैंने कंप्लीट किए, पेपर वगैरह सब कुछ दिए, मगर डिग्री जो है वो मैं नहीं ले पाया। ये थोड़ा आगे चल के बताता हूँ कि फिर अवार्ड के तौर पर मुझे कैसे डिग्री मिली। तो फिर मैं निकल के यहाँ पे कराची आ गया और कराची आया तो जो है देखे कि जहाँ भी जिस कंपनी में भी जो है वो इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप जो पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री में चलता नहीं है, ये जो है आप बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ के आए हैं, यहाँ पे वो बहुत दूसरी चीज़ें चल रही हैं। तो चैलेंज था। फिर लियाकत नेशनल लाइब्रेरी जो है, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और राव खान के सामने है, वहाँ पे 2 ढाई महीने 3 महीने जो है मैंने आ, वो चीज़ें वाली सीखने की कोशिश की जो लेटेस्ट जो है ना वो आईटी कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो है वो चलती हैं। तो फाइनली जो है वो थोड़ा बहुत करके और फिर जो है मैंने इंटरव्यू दिए तो 3 कंपनीज थी। 4-5 जगहों पे इंटरव्यू दिए मगर 3 कंपनीज थी जिन्होंने ऑफ़र दी मुझे कि भाई आप एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। मगर 2 कंपनीज के साथ बात आगे चली तो उन्होंने कहा कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो उन्होंने जो है ना फाइनली रिफ्यूज़ कर दिया। एक कंपनी थी जो US बेस्ड थी
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है और उसके ओनर अभी मेरे दोस्त बन चुके हैं और जब भी कराची विज़िट करते हैं, वाशिंगटन बेस्ड कंपनी है, तो मेरे क्या नाम है कंपनी का? पहले फाइनल टियर सिस्टम्स था, अभी उसका स्ट्रेटिफाई नाम हो गया है, इंस स्ट्रेटिफाइंस हो गया है। हबीब सैयद हैं उनके जो है प्रेसिडेंट और ओनर वहाँ पे वाशिंगटन में रहते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जहाँ उन्होंने कहा कि भाई जो है वो इसको इसकी डिग्री को छोड़ें, इसको स्किल आते हैं तो जो है वो दें। तो वहाँ से जो है वो स्टार्ट हो गया और जो है एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना मैंने ज्वाइनिंग कर ली उस कंपनी में। उसके बाद जो है फिर थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सीनियर हुआ तो जो है ना उन्होंने जूनियर का नाम हटा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल दे दिया। फिर इस्लामाबाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे चला गया। अच्छा, वहाँ से जैसे वापस आया तो फिर जो है वो मैंने कहा कि मैंने ये कौन से ईयर की बात है? ये 2014 की। तो मैंने कहा कि अपनी कंपनी मैंने स्टार्ट करनी है। ये ख्याल क्यों आया अपनी कंपनी स्टार्ट करने? शायद इसीलिए कि मतलब अपना बॉस आप बनना चाहता था। बहरहाल ये था कि भाई अब अपना स्टार्ट करना है। वैसे जो फाइनल ईयर सिस्टम में मैंने काम किया था उनका बहुत बहुत अच्छा कल्चर था, ज़बरदस्त था। इवन उसके जो ओनर हैं मैं उनका एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। बट उनका बात करने का तरीका ये था कि मैं भी प्लीज़ कैन यू गिव मी अ फेवर, कैन यू डू दिस, इस स्टाइल से। तो बहुत अच्छा कल्चर था। बट अगेन मैं जब इस्लामाबाद गया वहाँ पे कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। तो फिर मैंने वापस आया, मैंने कहा कि यार नहीं, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और खुद से वो स्टार्ट करना है और वैसा कल्चर लाना है और इस किस्म की चीज़ें करनी है। तो जैसे यहाँ पे आया मैं कराची में तो कंपनी तो स्टार्ट कर ली है, एफबीआर में जो है ना वो रजिस्टर करके जो है ना सोल प्रोप्राइटर कंपनी स्टार्ट हो गई। अब बिज़नेस जो है वो मिल नहीं रहा था, बिज़नेस कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिला था, कुछ सोचा ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस कंपनी स्टार्ट कर ली। तो थोड़ा बहुत बिज़नेस जो है ना यहाँ से लोकल से किसी रेफरेंसेस से या कहीं से कुछ मिलना स्टार्ट हुआ, कुछ थोड़ा बहुत। मगर गवर्नमेंट का पता है आपको कि वहाँ पे पैसे फंस जाते थे, कुछ गवर्नमेंट के काम मिले वहाँ। फिर वहाँ पे मैंने कहा कि नहीं करना गवर्नमेंट का काम। फिर प्राइवेट सेक्टर में मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी छोटी मोटी वेबसाइट्स मिल जाती थी, कोई 15,000 की, कोई 20,000 की, कोई 30,000 की। बट मैंने कहा कि यार इस तरीके से तो आईटी कंपनी नहीं चलेगी। आईटी कंपनी के लिए जो है वो अगर रिसोर्सेज रखने होंगे तो हाईली पेड और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो फिर मैंने क्या एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि मैं जो है वो बिज़नेस बाहर से लूँ, तो यहाँ से नहीं। फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि भाई पाकिस्तान में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उसमें ज़्यादातर जो बाहर से बिजनेस ला के यहाँ पे काम करवाती हैं वो वहाँ पे अपना बाहर थोड़ा सा सेटअप स्टार्ट करती हैं, वहाँ पे कंपनी से करती हैं। भले थोड़ा सा वहाँ पे स्टाफ हो, काम यहाँ करवाती हैं ताकि वहाँ के लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो। मैं जो पीछे से फीस ही नहीं दे के आया था यूनिवर्सिटी की, तो मेरे लिए जो है ना ये तो एक ख्वाब था कि मैं बाहर अपनी कंपनी का जो है ना कोई ब्रांच या इस किस्म की स्टार्ट करूँ। ये भी मेरे जो है उसमें माइनस हो गया, मतलब एक अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी मैंने फिर एक्सप्लोर की कि यार ठीक है, इनके अलावा और कौन सी हैं जो बाहर से बिजनेस लेते हैं। फिर एक और अपॉर्चुनिटी थी कि जो है वो कुछ लोग बाहर से जो है क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ पे थोड़ा अपने नेटवर्क रेफरेंसेस बना के आते हैं, कुछ वहाँ से प्रोजेक्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आके जो है उनको जो है ना ऐसा ऐसा काम बढ़ाते हैं और रेफरेंस के बेस पे। मैं तो पाकिस्तान से बाहर मैंने पाँव नहीं रखा था, तो मेरे लिए वो भी नहीं था, कोई रेफरेंसेस नहीं थी। अच्छा, तीसरा मैंने देखा कि यार बाहर से जो लोग काम लेते हैं, अभी फाइनली आखिरी जो मेरे सामने बचा वो फ्रीलांसर वेबसाइट थी। आई डोंट नो कि लोग कैसे सक्सेस होते हैं वहाँ पे। बहरहाल मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं उसमें बुरी तरह फैल गया। जब मैं जो है वो $10 की जो है वो बेट लगाता तो वहाँ पे कोई नेपाल से, कोई इंडिया से $1 में वो काम कर रहा होता। तो वो प्रोफाइलिंग आपको बनाते बनाते आपको सालों लग जाते हैं और जो है उसके बाद आप किसी से ये सारे रास्ते गए। रास्ते तो मतलब सारे बंद हो गए, मगर मैंने कहा कि रास्ते बंद हैं मगर कंपनी चलानी है। फिर एक्सप्लोर किया डिजिटल मार्केटिंग, ये वो। फिर देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ पुल मार्केटिंग है, कुछ पुश मार्केटिंग है। पुश मार्केटिंग में जो है आपको पैसा भी लगाना पड़ता है। उसके बाद बाकी दूसरे चैलेंजेस हैं कि वो फोर्स मार्केटिंग है, वहाँ से रिजल्ट ऐसा नहीं होता। और फिर मैंने देखा कि पुल मार्केटिंग में यार ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और आप जो है वो बिजनेस खुद ब खुद आपके पास चल के आ रहा होता है। तो फिर मैंने जो है ना वो मुसलसल 2-3
साल जो है ना आंखें बंद करके सब कुछ छोड़ के जो है ना एसईओ पे जो है वो लगाए। हम्म, फिर देखा रिजल्ट आना शुरू हुए। फिर कराची बेस मैंने जो है ना कराची में कम से कम अपनी कंपनी को टॉप रैंक कर लिया। हम्म। वहां से मुझे अच्छा, लोकल रैंकिंग। जी जी बिल्कुल। और एसईओ वगैरह कहाँ से सीखा आपने, किस तरह से? ऑनलाइन सीखा बस। मेरे पास ये था कि मैंने बाहर से बिजनेस लेना है और कैसे लाना है। एक ऐसी हुई मेरे पास ऐसा पावरफुल टूल जो नज़र आया है रिसर्च के बाद। बस कभी कुछ कहाँ से मिल जाता, कोई कहाँ से, कुछ ब्लॉग से, कुछ कहाँ से। 200 के करीब जो है ना दुनिया के टॉप वो थे जो एसईओ एक्सपर्ट थे, उनको फॉलो किया लिंक्डइन पे, उनकी चीज़ें रीड करता। अब वो उनमें से एक दो जो है ना मुझसे मजाक करते हैं कि अब तो हम आप हमारे टॉप 20 की लिस्ट में आ गए हैं जो है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत जो है वो एसईओ जो है सीखा। सिर्फ ये मकसद ये था कि भाई बाहर से बिजनेस लाना है, तो इसके पीछे पाकिस्तान कराची में जैसे टॉप रैंक किया तो फिर दो क्लाइंट मुझे मिले। एक पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी, उनका ऑनलाइन पोर्टल जो है हमने 9 से 10 महीने तक जो है ना हमने उनका पूरा पोर्टल हमने देखा है जी हाँ। और एक जो है एक्सप्रेस ग्रुप है जिसकी तमाम एक्सप्रेस न्यूज़ की ये न्यूज़पेपर हैं या वेबसाइट्स हैं, सॉरी वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, या फिर वो जो है आपके टीवी चैनल्स हैं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, एक्सप्रेस न्यूज़। इन सब के सॉफ्टवेयर की ऑडिट का ये भी जो है ना गूगल के थ्रू ढूंढते हुए हमें पहुंचे। और आपका क्या कीवर्ड था जिसके ऊपर ये लोग आए थे? डॉट नेट डेवलपमेंट में हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मैं डॉट नेट डेवलपर रहा था, तो उस कीवर्ड पे मैंने जो है ना रैंक कर दिया था कराची में अपनी कंपनी को। तो पाक सुजुकी मोटर्स भी उस पे आया कि उसके पास पुरानी डॉट कैन यू शेयर द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ। वो बहुत कम अमाउंट था, मतलब हज़ारों में था। अच्छा, हाँ हज़ार में था। इतना बड़ा क्लाइंट और हाँ। एग्जैक्टली शायद उन्होंने डॉट नेट में वेबसाइट बनवाई थी, अब डॉट नेट में उसको लोग नहीं मिल रहे थे, तो उनकी शायद कोई ऐसी पॉलिसी थी कि भाई एक ही क्लाइंट, एक ही वेंडर को 5 साल से ज़्यादा जो है ना आप नहीं रख सकते। तो पुराने वेंडर से वो ले ली तो अब जो है ना वो नए वेंडर ढूंढने लगे। तो शायद वो डॉट नेट के इस किस्म की कंपनी नहीं मिल रही थी तो बहुत बड़ी कंपनीज मिल रही थी और बजट था। और शायद एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमने ओपन सोर्स पे जाना है, तो अभी डॉट नेट की जो वेबसाइट फ़िलहाल 10-12 महीने चलानी है, इस पे मिनिमम जो है बजट हम करें ताकि वो नई वाली तो वैसे हमारी बन जाएगी, जो मेरा अपना ख्याल है। तो इस तरीके से उनका पूरा पोर्टल की सपोर्ट हमारे पास आ गई। और यहाँ पे एक्सप्रेस ग्रुप में ये था कि एक्सप्रेस ग्रुप में उन्होंने जितने भी उनके सॉफ्टवेयर हैं वो सारे वीबी डॉट नेट या पुरानी डॉट नेट टेक्नोलॉजीज में बने हुए थे। तो उन्होंने हमें ऑडिट करने के लिए कहा कि हमें पूरी ऑडिट करके दो कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से लेकर जितने भी इनके जो है वो सारे चैनल्स हैं उनकी सारी डॉट नेट बनी हुई है, हमें जो है वो ऑडिट करके दो कि ये अब्सोल्यूट तो नहीं हो गए या हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस पे जाना चाहिए। तो उनकी ऑडिट की। एक आगा खान का प्रोजेक्ट मिला, वो भी गूगल पे ढूंढते हुए हमारे पास पहुंचे। तो जो है एलएमएस सिस्टम को हमने टॉप कराची में रैंक कर लिया था, तो उनको एक एलएमएस सिस्टम, उनका एक पर्न प्रोजेक्ट है PARN, तो उनको एक एलएमएस सिस्टम चाहिए था, तो वो भी ढूंढते हुए गूगल पे जो है हम तक पहुंचे। जर्नी कैसे होती थी? आपके पास वेबसाइट पे आते थे, फिर ईमेल आती थी आपके पास, व्हाट्सएप या एग्जैक्टली कॉल? वेबसाइट पे आते थे, फॉर्म फिल करते थे या ईमेल एड्रेस निकाल के वहाँ पे ईमेल करते थे। ये दो तरीके थे। सही। ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर ये 3 प्रोजेक्ट मिले, मगर मैंने कहा यार पैसे तो कम ही मिल रहे हैं, मतलब जो भी मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। अब क्या करें? फिर पाकिस्तान लेवल पे मैंने रैंक किया। पाकिस्तान लेवल पे रैंक किया तो अब वहाँ पे चैलेंजेस ये आते थे कि कोई भी रात को फ़ोन उठा के फ़ोन कर लेता था, भाई मुझे करीम जैसी ऐप बनवानी है। जी जी आप ठीक है, करीम जैसी ऐप बना देंगे। आपको बजट क्या है? मेरा बजट 60,000 रुपये है। और कोई कहता था कि मुझे वैसी ऐप बनवानी है, मुझे फूड पांडा जैसी ऐप बनवानी है। ठीक है भाई, आपका बजट क्या है? भाई बजट आपका जो है मेरा 1 लाख रुपए है। तो फिर उसको समझाने में लग जाता था कि भाई उनकी अभी अगर आप सपोर्ट की जितने में बना है उसको तो छोड़ दें, उनकी सपोर्ट की भी जो है ना अभी लाखों और करोड़ों की बात होगी जो टीम रखी हुई है बैकएंड पे। तो फिर ये फील किया कि यार यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर इस किस्म की क्यूरीज आ रही हैं जो इरेलेवेंट हैं, उनको बजट का उन चीज़ों का आइडिया नहीं है। फिर हमें फ़ोन नंबर हटाना भी पड़ा जो है ना वहाँ से। फिर हमने कहा कि यार अब
ग्लोबल जो है ना अब वक्त आ गया है। अ, था पहले से ही जो है वो टारगेट और वो था कि हमें ग्लोबल जाना है, मगर एसईओ में आप एकदम से ग्लोबल नहीं जा सकते। पहले एक एरिया में करते हैं और फिर उसको बढ़ाते हैं ताकि गूगल के सामने आपकी अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए। जब अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है तो फिर इसको जो है ना टॉप वर्ल्ड लेवल पे रैंक कर लिया। वर्ल्ड लेवल पे रैंक उसी सेम वेबसाइट को। उसी सेम वेबसाइट को वर्ल्ड लेवल पे रैंक कर लिया। और पहली ये सक्सेस थी कि एक नीदरलैंड से जो है ना एक बंदे ने जो है वो गूगल पे सर्च किया और देखा कि यार इनकी जो है वो वेबसाइट जो है ना वो टॉप रैंक कर रही है और एसईओ में ये एक्सपर्ट है, तो उसने पहले जो है ना, अच्छा वो पहला ये था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी को भी अगर हम 50,000 भी देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसका घर तो देख लें या दुकान देख लें या ऑफिस देख लें कम से कम। अच्छा उसने जो पहली जो हमारे पास सक्सेस थी ना कि हाँ यार अब मिल सकता है पाकिस्तान में बैठे, $3,000 उसने मुझसे कोई भी जो है फ़ोन पे भी बात नहीं की और कोई भी वो नहीं की, सिर्फ जो है हमारा प्रोफाइल देखा गूगल पे और उसके बाद लिंक्डइन पे आके मुझसे कांटेक्ट किया, डिस्कस की, बैंक अकाउंट मांगा और $3,000 भेज दिए। तो यार हमने कहा कि यार एसईओ काम करना स्टार्ट कर दिया है। सही है, सही है। तो इस तरीके से फिर अभी तो दुनिया के 18 कंट्रीज से जो है बिजनेस मिल रहा है और एक्सपेंड किया है हमने जो है वो 5 ब्रांचेस हैं पूरे अभी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, और 165 तक अभी हमारा स्टाफ चला गया है ओवरऑल। एक यहाँ पे शारा फैसल पे ऑफिस है, एक हमने IBS सिटी कैंपस के अंदर हमारा ब्रांच ऑफिस है, एक जामशोरों में है, एक कायदे आम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं निकल के आया था अच्छा, पढ़ के जबरदस्त। वहाँ से, जिन्होंने डिग्री नहीं दी। जिन्होंने अच्छा वहाँ से डिग्री मिली। अच्छा, वो क्या चीज़ है, वो किस तरह से, वो टॉप की लिस्ट में कैसे नाम आया, क्या था? हाँ, जब मैं एसईओ पे काम कर रहा था और काम कर रहा था तो ज़ाहिर है अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड लेवल पे टॉप कर रहा था। तो ये था कि मैं डिफरेंट जो है पोस्ट या इस किस्म की जो है लिंक्डइन पे कहीं पे लगाता था कि भाई ये चीज़ काम कर रही है, ये अभी गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से काम नहीं कर रही, ये चीज़ कर रही है। तो वहाँ पे फीडबैक बहुत अच्छा लोगों का मिलता है, शेयर करते हैं ये। तो शायद उसके बेसिस पे गूगल का कोई एल्गोरिथम था जिसने देखा कि यार ये जो है एसईओ में जो है ये एक नाम है, और इस तरीके से फिर एक दिन मैंने देखा कि टॉप एसईओ एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड में ढूंढ रहा था, तो मेरा नाम जो है अच्छा, उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया। वहाँ पे मैंने देखा कि भाई वहाँ पे जो है वो पिक्चर मेरी पिक्चर के साथ जो है ना वो स्टाफ। गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है। बिल्कुल। तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, गूगल सर्च रिजल्ट में, मगर वो रिकमेंडेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसको कहते हैं जी, जी। उस लिस्ट में जो था। अच्छा फिर मेरे पीछे जो है बहुत सारे मीडिया चैनल्स लग गए जिनको पता चला कि भाई पहला पाकिस्तानी है जो जो है वो गूगल पे जो है उसका नाम आ रहा है और ये, और तो मुझसे जो है वो हम टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, पीटीवी ने लिया, वो इधर उधर, और मेरे वाइस चांसलर को जो है ना हर जगह से मैसेज चलने लगे कि भाई आपके कायदे आम यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो उसने वर्ल्ड लेवल पे नाम बना लिया है अपना। तो उसने मुझे जो है वो बुलाया और एक इंटरव्यू हमने दोनों साथ जो है वो पीटीवी पे किया, वाइस चांसलर साहब और मैंने। अच्छा। और फिर वहाँ पे मैंने कहा कि वाइस चांसलर साहब के सामने अभी मैं ये चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैंने 2 साल की फीस नहीं दी थी और इस वजह से जो है मैं डिग्री भी नहीं ले पाया। तो वाइस चांसलर साहब ने वहाँ से जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ पीटीवी से वो निकले तो उसने जो है ना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को फ़ोन करवाया कि भाई महबूब की डिग्री जो है ना वो मेरे ऑफिस में पहुँचाओ। तो फिर मुझे लंच पे बुलाया और जो है वहाँ पे मुझे अवार्ड के तौर पर जो है ना वो डिग्री दी। उसने कहा कि कोई फीस नहीं ले रहे हैं हम आपसे और ये जो है वो अवार्ड के तौर पर आपके पास डिग्री है, तो इस तरीके से। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमारे ऑडियंस होंगे, व्हाट इज एसईओ? क्योंकि लोगों ने अब तक सुना हुआ है, फ्रीलांसिंग शुरू हुई है, दूसरे मेथड सुने हुए हैं। व्हाट इज एसईओ? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। एसईओ जो है एक पुल मार्केटिंग है, एसईओ और पीपीसी। फिर इनके डिफरेंस पे आते हैं। ये है कि जो बंदा सब काम छोड़ के गूगल पे आया है कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करने, अब उसके पास बजट भी है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत या ख्वाहिश भी है, नीड है या जो भी विश है, ही और शी इज़ फुली रेडी टू बाय, तभी तो आया है गूगल पे। ये खुद चल के जो आपके पास आया है इसको ये तो आपका कस्टमर क्लाइंट मतलब आधा तो और पहले से भी, पहले हाँ। पहले से जो है ना बन गया है। पहले से बन- अब आपका एसईओ बेसिकली ये है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल की गाइडलाइंस या दूसरे सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें कि
गूगल या दूसरी सर्च इंजन को लगे कि ये वेबसाइट ही इन क्यूरीज के अगेंस्ट जो है ना बिल्कुल सिमिलर वेबसाइट है, रिलेवेंट है, आपको टॉप पे वो जो है ना ले आए। सिंपली एसईओ एसईओ जो है ना किसी भी सर्च इंजन पे किसी भी ऐसी क्यूरीज पे जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट अपने आप को टॉप रैंक करना, ये सिंपली एसईओ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और फॉर ऑडियंस एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गई कि एसईओ क्या है, कि भाई इसमें ये मेनली उसके लिए है कि हाई इंटेंट जो बायर है वो अगर गूगल पे आके सर्च कर रहा है, तो अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है जी तो यू हैव मेजॉरिटी चांसेस कि आपसे वो बंदा खरीद ले, ठीक है। अब ये होता कैसे, मतलब इस जिस तरह से आपने बताया कि मैंने कराची में रैंक किया, फिर इंटरनेशनली रैंक किया, तो थोड़ा सा जर्नी बताएंगे, क्या प्रोसेस था कराची एसईओ में, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा, गूगल के एल्गोरिथम का थोड़ा सा समझाएं कि मतलब ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि जो ऑडियंस है बहुत सारी उसे नहीं पता कि यार ये एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और किस तरह से रैंकिंग आप लेके आए हो, फिर उसी साइट को इंटरनेशनली कैसे रैंक किया। नॉर्मली ये होता है कि यूएई की साइट है तो यूएई में ही रैंक होती है, और अगर कोई पाकिस्तान की साइट है तो पाकिस्तान में, और यूएस की साइट है तो यूएस में ही रैंकिंग होती है, ठीक है। लेकिन एक ही साइट जो यहाँ पे भी रैंक हो रही है और उसी को आपने यूएस या दूसरी जगहों पे, वो क्या स्ट्रैटेजी थी। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, कंसीडरिंग कि हमारी ऑडियंस जो है यार बिल्कुल ही एक ले मैन है और वो ये समझना चाह रही है कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली एसईओ जैसे आपने बताया कि फुल फॉर्म उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, उसमें मेन जो है ना एसईओ के अंदर तीन कैटेगरीज में उनके एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं जो हम काम करते हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, एक होती है टेक्निकल एसईओ, और एक होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ आप अपनी वेबसाइट पे रहते हुए जो काम करते हैं, मोटे लफ्ज़ों में फिर डिटेल में जाते हैं, वो टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ है। जो अपनी अपनी वेबसाइट को माइनस करके बाकी पूरी दुनिया इंटरनेट पे जो भी आप उसको प्रमोट करने के लिए जो काम करते हैं, उसको ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो फिर उसमें जो है ना डिफरेंट जो है गूगल के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। कुछ ऑफ के पेज की टेक्निक पहले काम करती थी, अभी नहीं करती। कुछ इस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स है। तो इस तरीके से अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाए गूगल के सामने किसी भी टर्म के अगेंस्ट, अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मेरी iCredits की वेबसाइट बहुत सारे टर्म्स पे जो है ना गूगल के सामने उसकी अथॉरिटी बन गई है। सॉफ्टवेयर कंपनी दूसरी जो है आईटी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें, लारावेल डेवलपमेंट कंपनी लाइक दैट। मगर एसईओ एक्सपर्ट वाला जो टर्म है ना, ये दो वर्ड आप मिला लें, एसईओ एक्सपर्ट वाला टर्म है, उसमें इतनी अथॉरिटी बिल्ड कर ली है कि क्या करते हैं कि हम 20 मिनट में एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं कि भाई टॉप एसईओ एक्सपर्ट इन इन लंदन। अभी भी आप इसके बाद प्रोग्राम के बाद आप देख सकते हैं टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स इन लंदन। हमने 25-30 मिनट मेहनत करके एक लिस्ट बनाई और पब्लिश कर दी। अब आपको लंदन के टॉप एसईओ एक्सपर्ट ऊपर नज़र वहाँ पे नहीं आएंगे और हमारी वो सिंपल लिस्ट ऊपर नज़र आएगी आपको। अच्छा, तो अब वहाँ के टॉप एसईओ एक्सपर्ट, जो लंदन के जो टॉप एसईओ एक्सपर्ट हैं, वो हमें ईमेल कर रहे होते हैं कि भाई हमसे 2000 पाउंड ले लो, 3000 पाउंड ले लो, हमारा भी नाम यहाँ पे जो है ना वो डाल दो। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है ज़्यादा उनके लिए ईजी है ना कि वो तो लंदन में बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं। बट गूगल के अगर किसी टर्म के अगेंस्ट आपको अथॉरिटी दे देना कि हाँ यार इस चीज़ से रिलेवेंट ये वेबसाइट जो है ना अथॉरिटी है, तो फिर उसको जो है ना वो दूसरे बहुत मुश्किल से ही कम्पीट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये तीन मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो है काम्स, मतलब एसईओ के काम्स को जो एक्टिविटीज़ जो काम करते हैं, उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले तो गूगल की गाइडलाइंस, अगेन मैं गूगल रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो सर्च इंजन्स हैं जिसमें बिंग भी आ जाता है, याहू भी आ जाता है, और बाइडू है और ये बाकी। मगर अभी जो पूरा जो है सर्च का सबसे ज़्यादा शेयर है वो गूगल के पास जा रहा है। वहाँ उनके पास जो है ना इतना है जिसको हम ना होने के बराबर कहते हैं। तो सबसे पहले उनकी एक गाइडलाइन है, उसको गाइडलाइन को पढ़ा जाता है कि भाई वो कहता है कि ये काम आपने करने हैं, ये नहीं करने हैं, ये करने हैं ये। ये बता सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है, अगर जो मेन मेन। मिसाल के तौर पर मेन मेन जो गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि भाई आप
मिसाल कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते। हाँ। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है कि आप अपने आप को सॉफ्टवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड रैंक करना चाहते हैं, उस पेज पे आपने 50 मरतबा सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी लिख दिया। इसको टेक्निकल एसईओ टर्म में कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं कि वो फिर गूगल कहता है कि यार इसने ये मुझे मिसगाइड कर रहा है, ये वेबसाइट मुझे मिसगाइड करके ऊपर आना चाहती है, इतनी बार जो है इसने बार 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 रिपीट किया है ताकि मुझे बावर कराए कि यार हम जो है ना इसमें वो हैं। तो उसका एक फार्मूला है कि भाई आप ओवरऑल कंटेंट है, उससे पहले तो हम कहते थे कि 3% से ऊपर ना जाए, अभी तो हम वो भी एहतियात करते हैं कि 1% से ऊपर ना जाए, कीवर्ड जो है ना वो रिपीट ना हो, जो है बहुत जितना कंटेंट है 1000 वर्ड्स का कंटेंट है तो उसमें जो है ना 1% यूज़ करें, 2000 का है तो फिर उसमें थोड़ा जो है आप कर सकते हैं। इसका की तरीके से जो है डिफरेंट गाइडलाइंस होते हैं। या दूसरा ये होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये कंटेंट हम लिख तो रहे हैं, लोग आएंगे तो वो बोर होंगे ये पढ़ के जो है, मगर गूगल एटलीस्ट ये पढ़े। फिर क्या करते हैं वो लोगों से हाइड कर देते हैं और गूगल वो पढ़ ले। उस पे भी जो है ना फिर गूगल पेनल्टी लगाता है कि नहीं जो है ना आपने हाइड लोगों से हाइड नहीं करना, मुझे दिखा रहे हो और लोगों से हाइड कर रहे हो। तो इस किस्म की बहुत सारी जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको जो है, अच्छा इसमें वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ और बीच में ग्रे हेड एसईओ आ जाती है। ब्लैक हेड का मतलब है कि गूगल के गाइडलाइंस या सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके आप कोई ऐसी ट्रिक्स टेक्निक्स यूज़ करते हो जल्दी रैंक करने में। वो कभी कभार आपकी ट्रिक्स टेक्निक्स जो है ना वो काम कर भी जाती हैं, आप जल्दी रैंक कर जाते हो, बट गूगल की पेनल्टी आप पे आता ही है और उसके बाद जो है आप निकल जाते हो वहाँ पे सर्च उससे ही जो है इंडेक्सिंग से ही निकल जाते हो गूगल के। तो फिर वो मतलब ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक होती है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो है वो वाइट हेड एसईओ की टेक्निक जो गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक है। जहाँ ए बी टेस्टिंग जो है, हमारी एक टीम है हमारे ऑफिस में, वो ए बी टेस्टिंग करती रहती है कि भाई ये वाला जो है ना वो चीज़ काम कर रही है इस वेबसाइट में, ये वाली जो है वो काम नहीं कर रही। दो डिफरेंट पेजेस बनाते हैं डिफरेंट। तो एग्जांपल देख के बताएं केस स्टडी के तौर पे कि कोई भी टेस्टिंग की हो जिसमें आपको पता चलो ये चीज़ वर्क कर रही है ये चीज़ नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर हमने जो है एक एसईओ एक्सपर्ट्स की लिस्ट के जो है वो पेज बनाया, एक एसईओ सर्विसेज का जो है वो पेज बनाया। अब उसमें हमने डिफरेंट जो है ना एबी टेस्टिंग की कि यार इसमें अगर ऐसे किस्म की चीज़ रखते हैं ज़्यादा उसमें जो है यूआई यूएक्स का ख्याल रखते हैं और ये चीज़ें करते हैं, उस पे जो है वो कितना ज़्यादा रिस्पांस आता है, लोग कितने रुकते हैं। अच्छा लोगों का रुकना भी लाजमी है, अगर आपके पास भले आप टॉप रैंक हो, लोग रुक नहीं रहे वापस जा रहे हैं तो फिर गूगल आपको डी रैंक करेगी, क्योंकि एट द एंड गूगल अपने विजिटर्स की सुनता है, यूज़र्स की सुनता है। आप भले दुनिया के महा जो है वो एसईओ एक्सपर्ट बन जाएं, आपको एक दफ़ा तो रैंक कर लेगी, सुनेगी उसकी कि भाई वो आपकी वेबसाइट पे मैंने तो आपको टॉप रैंक कर दिया इस कीवर्ड पे, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है फिर वापस जा रहा है, वापस जा रहा है तो मसला है, मैंने गलत कीवर्ड पे रैंक कर दिया है, गलत गलत वेबसाइट को रैंक कर दिया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है ना वो टेस्टिंग करते रहते हैं कि यार हाँ ये चीज़ काम कर रही है ये नहीं कर रही। अभी जो कुछ 1.5 साल पहले जो है वो 1.5 2 साल पहले एक गूगल का जो है लेटेस्ट कोर अपडेट आई थी, हेल्पफुल कंटेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। लोगों ने लिखना है और लोगों के लिए लिखना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। लोगों ने लिखना है क्या मतलब है कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट मना हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और लोगों के लिए लिखना है उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि आपने मुझे सर्च इंजन को खुश करने के लिए नहीं लिखना कि मेरे लिए ऑप्टिमाइज करो आप वेबसाइट, नहीं, आप लोगों के लिए कंटेंट लिखो, उनको पसंद आए, मैं खुद ब खुद रैंक कर दूंगा। तो ये इस किस्म की थोड़ी बहुत जो है ना फिर हम टेक्निक्स ए बी टेस्टिंग करते रहते हैं कि हाँ यार ये सक्सेसफुल है। अच्छा हर इंडस्ट्री में फिर डिफरेंट होती है, फिर उस हिसाब से वो करके और जो है वो सक्सेसफुल होती है। अच्छा जो ए बी टेस्टिंग आप करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रैंक करना है फॉर एग्जांपल डेंटल एसईओ, डेंटल क्लिनिक इन कराची एग्जांपल के तौर पे, अब मैंने एक सर्विस पेज बनाया, ठीक है, और इसी तरह का एक सर्विस पे मतलब मैं इसके डेंटल क्लिनिक इन कराची को अगर रैंक करना है तो ए बी टेस्टिंग करने के लिए यूआई यूएक्स चेंज करना पड़ेगा। एक सर्विस पेज का यूआई यूएक्स अलग किया, दूसरे का अलग किया, लेकिन सेम कीवर्ड्स रखे, राइट। अब इसके अंदर कितना टाइम
लगेगा? कितना टाइम देना चाहिए चेक करने के लिए कि भाई रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्या प्रोसेस इसके लिए अप्लाई है? देखिए यूआई यूएक्स तो टेक्निकल एसईओ में आते हैं, ये तो मस्ट है कि आपका वो सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, इसमें इस तरीके से की है, इस पे जो है इफ इसकी आप पे जैसी हो कुछ इस तरीके से की है, इसकी इस तरीके से की है, इसका ब्रांड मेंशन किया है, इसका जो है गेस्ट पोस्टिंग की है, लाइक अच्छा, दैट। ओके। बाकी आपने डेंटल क्लिनिक का मतलब थोड़ा मुझे ज़्यादा। जैसे डेंटिस्ट है ना, कोई भी डेंटिस्ट है कराची के अंदर, अब वो चाह रहा है कि भाई डेंटिस्ट अगर मैं कराची में काम कर रहा हूँ तो कोई भी ये लिखे कराची में डेंटिस्ट इन कराची, तो वो रैंक टॉप पे आ जाए, ठीक है। तो अब वो इस कीवर्ड के ऊपर जब काम कर रहा है, तो अब उसने अगर ए बी टेस्टिंग करनी है अपनी साइट पे कि किस तरह कंटेंट और किस तरह की चीज़ अच्छी चल रही है, तो उस ए बी टेस्टिंग में किन किन चीज़ों का उसे ख्याल रखना चाहिए, मतलब प्रोसेस क्या होता है वो आपके? देखिए प्रोसेस ये होता है कि पहले तो आपका डोमेन कितना पुराना है या कितना नया है। अच्छा, डोमेन पुराना है उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि आपका अगर डोमेन पुराना है मगर उस पे कोई इस किस्म की चीज़ पहले से अपलोड नहीं हुई हुई जो गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है और बेड बुक में नहीं है आपकी वो डोमेन, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपका पुराना डोमेन है मगर वो बेड बुक में अभी तक नहीं गया, तो ज़्यादा रैंकिंग के चांसेस होते हैं। और अगर वो बेड बुक में किसी न किसी तरीके से, मिसाल के तौर पर लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से डेंटल क्लिनिक की मैंने की, फिलहाल तो मेरे पास कंटेंट नहीं है, उस वेबसाइट है कंटेंट उठाया, उससे उठाया और जो है ना नाम चेंज करके वो कर दी। तो पीछे से जो है ना वो गूगल का जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो देख लेता है कि यार ये इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो एक बेड बुक में चली जाती है। तो उससे बेहतर है कि अगर इस किस्म की कैटेगरी में आपका पुराना डोमेन है तो उससे हज़ार मतलब बेहतर है कि आप नया डोमेन ले लें, ठीक है, और उस पे स्टार्ट करें। और उसकी अथॉरिटी बिल्ड करने पे आपको टाइम तो लगता है। टाइम ये लगता है कि मिसाल के तौर पर अच्छा, वो कंपटीशन वाली एरिया में जहाँ पे कंपटीशन नहीं है उसमें तो आप जो है कुछ भी कर दें, कुछ भी एसईओ की गाइडलाइंस का ख्याल ना करें, क्योंकि गूगल को अल्टीमेटली यूज़र को कुछ दिखाना है। तो कुछ नहीं मिलेगा तो वही उठा लेगा, भले गूगल गाइडलाइंस आपने टाइटल सही लिखा हो, कीवर्ड उसमें यूज़ किया हो नहीं किया हो, किसी न किसी तरीके से उठा के। मिसाल के तौर पर मैं नवाबशाह का एग्जांपल देता हूँ, अगर नवाबशाह में कंपटीशन है ही नहीं डेंटल क्लिनिक और इस पे, तो आप जो है ना जैसी भी वेबसाइट बनाएं वो 1 डेढ़ महीने में टॉप रैंकिंग भी हो जाएगी और जो है ना बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस का ख्याल भी न रखे वो भी हो जाएगी। अगर मैं वही चीज़ यूएसए में जो है ना वो अगर रैंक करना चाहूँ, मैं न्यूयॉर्क में जो है ना डेंटल क्लिनिक जहाँ पे जो है वो इतनी जो है ज़्यादा हैं हज़ारों की तादाद में और इस किस्म की, तो वहाँ पे आपको चैलेंज आएगा, फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखनी। कितना टाइम लगता है नॉर्मली? अगर कंपटीशन वाला कीवर्ड है मेरा फॉर एग्जांपल और उसे मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, तो नॉर्मली कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ ये है कि आपकी हम जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना तो हम उससे दो चीज़ें मांगते हैं। एक आप अपनी यूआरएल दे दें जिससे हम वेबसाइट आपकी देख सकें, और आप अपना रीजन बता दें, किस रीजन में रैंक करना चाहते हैं, सिटी में, स्टेट में, पूरी कंट्री में। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन है कितना उस टाइप की वेबसाइट का। तो उस बेसिस पे होता है। नॉर्मली जो है वो 5 से 6 महीने में जो है एक नई वेबसाइट जिस पे हम स्क्रैच से काम करें तो उसमें हो जाता है। बट समटाइम्स जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इसमें तो वो 8 महीने तक भी चला जाता है। और समटाइम्स जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आप 3 महीने में जो है ना वो हो जाता है। और किस किस चीज़ को देखना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन एग्जांपल ले लेते हैं ये डेंटिस्ट वाली कराची में, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं इस तरह की वेबसाइट रैंक करूँ जैसे आपने जिस टाइम रैंक की अपनी वेबसाइट कराची के अंदर, तो उस टाइम भी कंपटीशन होगा कुछ ना कुछ, राइट? तो आपने किस तरह से रैंक किया? अगर आप अपनी केस स्टडी बताएं कि किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, किस तरह से कंपेटिटर को देखा, क्या चीज़ें यूनिक की, मतलब मैं एक ना प्रैक्टिकल केस स्टडी के तौर पे देखना चाह रहा हूँ ताकि सुनने वालों को ना समझ में आए कि हाँ यार इस टाइम पे इन्होंने ये किया था और ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की थी। अच्छा, उसमें जो वैल्यू एडिशन होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैल्यू एडिशन ये है कि वो चीज़ जो दूसरे के पास नहीं है और आपके पास है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी अभी तक भी वर्ल्ड लेवल पे जो है ना ये बहुत स्टडी कामयाब है, और अभी हम एसईओ के जो है ना एसईओ कंसल्टेंसी के दुनिया भर से जो है, अच्छा लोग यहाँ पे 30-30 हज़ार में एसईओ दे रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हम जो है
पहले पहले $3000 थी, अब जो है ना मेरी फीस जो है ना $5000 पर मंथ जो है ना चली गई है उस पे, और उस पे हमें बिजनेस मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो बेसिकली जो यूनिक चीज़, फिर हम उनको जो है ना वैल्यू एडिशन देते हैं कि भाई अगर आपको 6 महीने के बाद लगे कि या 5 महीने के बाद लगे, वो एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आपको लगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि एसईओ के थ्रू इतना बिजनेस आएगा, सेल आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, तो वो हम नंबर्स वहाँ पे शो कर देते हैं ऑडिट करके। अगर नहीं हो रही तो हम फुल रिफंड करेंगे। अच्छा था यस। तो ये इस किस्म की वैल्यू एडिशन अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर है जो बंदा, कोई बंदा तो जो है स्टार्टिंग वाली जो है ना 3 पे क्लिक करके चला जाएगा, कोई ज़्यादा रिसर्च करेगा, नीचे तक जाएगा। मैं अगर 10वें पोजीशन पे हूँ, अभी मैं टॉप रैंक नहीं हुआ, उस पे क्लिक करके आया, उसने देखा कि यार इसमें जो है ये रिफंड कर रहा है और ये सारी चीज़ें, वो इवन चेक तक दे रहा है कि अगर आप इस डेट का चेक है 6 महीने के बाद का, आप जो है वो कर लें। तो हम कस्टमर क्लाइंट से भी जो है वो ये चीज़ें उगलवाते हैं कि आपकी वैल्यू एडिशन हम आपके अंदर से निकाल सकें, कि वो वैल्यू एडिशन हम जो है ना वो करें, ताकि वो जो यूज़र है वो पुराना कंटेंट जो है वो जो रैंक कर रहा है, बार बार जो है वो पुराने कंटेंट गूगल करता है कि कोई नई चीज़ है, कोई नया वैल्यू एडिशन है, तो जो है उसको जो है वो क्लाइंट की एक केस स्टडी शेयर करेंगे यार। हमारे पास क्लाइंट आया था, उस टाइम पे उसकी रैंकिंग ये थी, और फिर हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से वो रैंक करके। एक लंदन बेस्ड जो है वो क्लाइंट था। उसने हमसे रब्ता किया, उसने कहा कि मैं बैरिस्टर भी हूँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस भी है और इतनी मैं नॉलेज रखता हूँ, ये सब कुछ है, मगर मुझे बिजनेस काम नहीं मिल रहा, मेरी खाली पड़ी है ऑफिस जो है वो, जेब से पैसे दे रहा हूँ जो है, जो हमारे पास जो है वो स्टाफ है, और लोग जो है जूनियर हैं उनको बिजनेस मिल रहा है। तो हमने उनसे एक डिस्कशन की और बिल्कुल आने जैसे कहते हैं कि भाई हम बीइंग एसईओ एक्सपर्ट आपको वन स्टॉप कर लेंगे, मगर उसके बाद आपकी सर्विस की क्वालिटी अगर बेहतर नहीं होगी तो हम कुछ भी कर लें नहीं होगी। मतलब वो वाली चीज़ें सब्ज़ बाग नहीं दिखाते कि भाई आप कुछ भी हम थर्ड क्लास क्वालिटी हो फिर भी हम आपको रैंक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा हम आपको टॉप रैंक कर लेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा सारी चीज़ें कि हाँ, यस, हमने कहा कि हाँ वाकई इसकी क्वालिटी चीज़ है, एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, सब कुछ है इनका बिजनेस है। तो हमने उसको बताया कि भाई हम 6 महीने आपको टॉप रैंक करके दे देंगे। उसकी पुरानी एक वेबसाइट बनी हुई थी, उसको वो देखता ही नहीं था, छेड़ता ही नहीं था। हमने उसको लेके उसको जो है वो टॉप रैंक कर दिया। अच्छा, उसने 4 महीने के बाद जो है ना हमें बताया कि भाई अब तो काम हमसे संभाला नहीं जा रहा। अच्छा। तो फिर जो है उसने टीम बढ़ाई और काफ़ी जो है बेहतर जो है ना एक लॉ फर्म उसकी वहाँ पे चल रही है, और उसको पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना इस तरीके से एसईओ से, एसईओ के थ्रू एक तो वेबसाइट और फिर उसको लोकल गूगल लोकल बिजनेस में उसको टॉप रैंक किया। कंटेंट इस किस्म का हो आपका कि जो आपकी वेबसाइट पे बंदा आया है पढ़ने, चले आपसे चीज़ ना ले, कोई इशू नहीं है, मगर 2 मिनट रुक के जाए, ठीक है। इस किस्म की कोई ना कोई चीज़ आपने देनी है, दिखानी है, वो करनी है। तो ठीक है, एक बंदा आएगा, ठीक है, नहीं परचेज करेगा, कोई इशू नहीं है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, नहीं परचेज करेगा, मगर 2 मिनट रुकने के लिए आपको उसको कुछ स्टफ तो दें, कुछ कंटेंट तो दें, कुछ ऐसा कुछ दें कि किसी और के पास ना हो। अब जो ये जो 2 मिनट रुक रहा है ना, ये गूगल के पास आपकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही है कि यार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं, आपका चेकआउट नहीं हो रहा, आपका घंटे का फॉर्म फिल नहीं हो रहा, लीड जनरेशन नहीं हो रही, नो इशू, बट लोग जो है रुक रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे। तो ये वाली चीज़ें जो है ना मेन जो है वो आपने इस किस्म का जो है वो कंटेंट बनाना है, इस किस्म का कंटेंट डेवलप करना है। उसके बाद फिर जो है ना उसको ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक होती है डिफरेंट जो है, कि आप अपनी जो है उसको ब्रांड को जो है इस तरीके से जो है ना डिफरेंट वेबसाइट पे जो है मेंशन करना है कि जो है जहाँ जहाँ पे भी उस सर्विस की बात हो रही हो, आपका ब्रांड वहाँ पे जो है वो मेंशन हो रहा हो। तो ये ऑफ पेज एसईओ को थोड़ा सा डिटेल में समझाएं और बताएं कि ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि उसके भी बहुत डिफरेंट तरीके लोगों ने निकाले हुए हैं। बस वो सिंपली एक जो है वो ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं, दूसरी साइट्स के ऊपर जो बेकार तरीन वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर लिंक लगा देते हैं, और क्लाइंट भी खुश होता है कि यार मेरे जो है वो इतने हज़ार बैकलिंक बन गए, ठीक है। और जबकि वो अच्छी क्वालिटी, तो इस चीज़ को थोड़ा समझाएं कि बैकलिंक क्या होता है,
उसकी क्वालिटी कैसे देखते हैं, और अभी अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम बैकलिंक बनाते वक्त किस तरह से आप लोग बनाते हैं और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और ये जो है मैं गूगल को टैग करके आज से कोई 5 महीने पहले लिंक्डइन पे की आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं, गूगल को मैंने टैग करके किया है। और मैंने एक दूसरी पोस्ट जो है ना वो आम एसईओ एक्सपर्ट या जो है कस्टमर क्लाइंट्स के लिए वो मैंने किया है कि भाई अभी लिंक बिल्डिंग पे आम ये समझा जाता है आप पे एसईओ का मतलब लिंक बिल्डिंग, और अभी लिंक बिल्डिंग का वेटेज बिल्कुल ना होने के बराबर है। लिंक बिल्डिंग आपका ब्रांड मेंशन, आपने ब्रांड मेंशन किया, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। आपका ब्रांड सर्च हो रहा है, आपकी जो है गेस्ट ब्लॉगिंग हो रही है, वहाँ से चले आपको जो है एक लिंक मिल गया, दैट्स गुड। मगर जिस किस्म की जो है ना पुरानी लिंक बिल्डिंग है कि वहाँ पे जो है कोई भी वेबसाइट है वहाँ पे आपने जो है ना वो कमेंट करके और लिंक दिया, वो ये अब फोरम बैकलिंग और कमेंट बैकलिंग आजकल चलते हैं। देखें अभी उसका बहुत वेटेज कम हो गया है। और मैंने तो मतलब वो गूगल को टैग करके लिंक्डइन पे लिखा हुआ है कि भाई इसको जो है आप ख़त्म ही कर दें, अनाउंस ही कर दें, और जो है ना और आपने आज नहीं तो कल ये करना है। तो यहाँ पे कोई मतलब तुक नहीं बनता कि भाई कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी आके जो है ना वो धड़ाधड़ जो है ना वो आप बैकलिंक बना रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं, और जो है वहाँ पे जो है कमेंट्स और इसमें कर रहे हैं। तो हमारी जो अभी तक जो है ज़ाहिर है गूगल के 200 प्लस वो एसईओ फैक्टर्स बताता है, वो डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, ये जो पीएडी या 30 बताते हैं ना मोज, ये अंदाज़ा बताते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेरी आईक्रेडिस वेबसाइट की अगर आप जो है वो डीएपी आप देखेंगे तो वो इतनी कम होगी, और बहुत दूसरी वेबसाइट जिनके पास बिजनेस नहीं आ रहा, ट्रैफिक नहीं आ रही, उनकी 70-80 होगी। तो ये एक मोज और इनकी तरफ से एक अंदाज़ा होता है। गूगल अपना जो है 200 प्लस फैक्टर्स वो डिस्क्लोज नहीं करता, बस जो है वो उनकी बाकी गाइडलाइन देता है, ये सारी चीज़ें देता है कि भाई ये गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो। तो बैकलिंक क्वालिटी मतलब किस तरह के बैकलिंक, सपोज अगर मुझे अभी वेबसाइट है मेरी, मुझे उसके बैकलिंक क्रिएट करने हैं, तो किस तरह से क्रिएट करूँ, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अच्छा, इसकी सबसे बेहतर अप्रोच जो ये है वो ये है कि आप गेस्ट ब्लॉगिंग करें। जिस टाइप की आपकी वेबसाइट है उस टाइप के ब्लॉग्स ढूंढें, उस टाइप के ब्लॉग्स ढूंढें, और उनको कहें कि भाई हर ब्लॉग को अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कंटेंट तो चाहिए ना। तो आप उनको कहें कि ये हार्ड टॉपिक हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, 10 टॉपिक भेज दें, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिख के मैं आपको दे सकता हूँ जो आपकी वैल्यू एडिशन होगी। आपका डेली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट चाहिए आपके ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, उसके बदले मुझे जो है ना वहीं से एक लिंक दे दें। तो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कंटेंट चाहिए होता है, वो आराम से मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, कुछ वेबसाइट्स बनी ही इसीलिए होते हैं कि वो $10 में बैकलिंक भेज रही होती हैं, सही। और बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जो है ना क्लाइंट से $10 लेके उनको भेज रहे होते हैं। ये बिल्कुल जो है ना फ़ायदे के बजाय नुकसानदायक है, क्योंकि पीछे से गूगल का वो जो सॉफ्टवेयर है वो चीज़ ये देख रहा होता है कि भाई ये बंदा जिसका बिजनेस ही $10 में बेच रहा हो, वो तो हर पेज पे किसी को बैकलिंक दे रहा होगा। एक पेज पे ये 10 लिंक दे दे। हर पेज पे वो जो है ना हर कंटेंट के पेज पे देगा, मगर जो नेचुरल होगा वो सारे 5 उसने खुद लिखे होंगे अगर आर्टिकल, तो उस पर किसी को बैक लिंक नहीं दिया होगा, छठे पे किसी को दिया होगा जिसने कंटेंट लिख के दिया होगा, तो दिस इज अ नेचुरल। तो उसमें और पीबीएन है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे जो है वो ब्लॉग वो बना देते हैं और वो जो है वो बेच रहे होते हैं। तो जहाँ से भी आपको $10 में मिल रहा है, जो हमारी एबी टेस्टिंग है, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कभी भी वहाँ से नहीं लेना चाहिए। आप जस्ट क्यूरा पे, मीडियम पे, इवन लिंक्डइन पे जो है जहाँ पे फ्री हैं वहाँ पे आर्टिकल जो है ना आप पब्लिश कर दें, वहाँ पे कर दें, वहाँ पे लिस्टें बना दें। आजकल लिस्ट जो है ना बहुत बहुत काम कर रही है कि टॉप 10 की लिस्ट बना दें। आपकी जो है वो एक्सबाइट की बेस की जो है वो वेबसाइट है, उसमें आप जो है ना टॉप 10 की जो है वो लिस्ट बना दें। टॉप 10 मार्केट प्लेसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉप 10 है उसके सिंह की वहाँ पे बना दें, दूसरी जगह पे बना दें, और वहाँ पे इवन लिंक भी फिलहाल ना रखें, जैसे आपका ब्रांड मेंशन हो रहा हो, ब्रांड मेंशन हो रहा हो और ये सारी चीज़ें हो, ये ज़्यादा बेहतर है। लिंक्डइन
बैक लिंक क्रिएट करने से तो अभी तो हमने रिसेंट वो किया है कि यार बैक लिंक क्रिएट करना ही हम बंद कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्टिंग जब करते हैं तो हम किसी जो अच्छा ब्लॉग होता है, ठीक है, जो हाई अथॉरिटी होता है जिसने अच्छा कंटेंट लिखा होता है, उसको हम अप्रोच करते हैं कि यार इस कंटेंट के ऊपर आप लिखो, ये मैं आपको लिख के दूंगा और इसके रिटर्न में जैसे आपने बोला बैकलिंक, ठीक है। लेकिन जब आप अप्रोच करते हैं तो जो एक तो $10 वाला है ना, वो तो आपको बोलता है हाँ ले लो फॉर्म ना। हाँ। एक जो नेचुरल है, जो ऑथेंटिक है, वो इतनी आसानी से नहीं देता। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि आप बहुत सारों को अप्रोच करते हैं तो उनमें से कुछ आपको मिलते हैं, ठीक है। जी। तो इसमें बहुत सारे एसईओ वाले बोलते हैं कि यार मुझे तो क्लाइंट को 6-8 महीने में रैंक करके देनी है, ये सारा 3-4 महीने हैं तो गेस्ट पोस्टिंग को अप्रोच करने में लग जा रहे हैं। तो इसकी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है, किस तरह से अप्रोच जी करेंगे जल्द से जल्द वो? बिल्कुल, बेसिकली एक ब्रोकन लिंक आपने सुना होगा। उसके पास जो है ज़ाहिर है उसका ब्लॉग है तो उसके पास जो है ना हज़ारों की तादाद में पेजेस होंगे और 5-8 वेबसाइट को उसने पहले दिए भी होंगे, 40 को दिए होंगे, 50 को दिए होंगे। समटाइम्स मेंशन करने के लिए भी देते हैं ना कि आप कहीं से सर्वे की डेटा स्टेट्स उठाते हैं तो उसका जो है लिंक देते हैं। तो वो वेबसाइट जिससे आपने लिंक उठाया हुआ है वो किसी तरीके से जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती, उसका डोमेन ही बंद हो गया। तो आप आइडेंटिफाई करके देते हैं कि यार ये आपके जो है ना ये बुरा असर जा रहा है आपकी वेबसाइट पे, जो है ना लिंक ब्रोकन लिंक है, कोई आपके क्लिक करेगा तो कुछ उसको मिलेगा नहीं। हमने इससे रेलेवेंट बहुत अच्छा आर्टिकल बनाया हुआ है और आप हमारा लिंक कर दें, वो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और आप बाकी जो गेस्ट ब्लॉगिंग है ना उसमें आप एक तो अपने टॉपिक ऑफर करें, एक उसको कह दें कि आप जो भी टॉपिक आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर है, ट्रेंडिंग है, चलना चाहिए, उस पे हम जो है ना आपको वो करते हैं। और अगर ये दोनों ऑप्शन उसको देंगे ना कि भाई ये हमने 10 जो है ना हार्ड टॉपिक उठाए हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक उठाए हैं जो चल रहे हैं अभी तक मार्केट में, जो है ना ज़्यादा उनका सर्चेज़ हो रही हैं, या तो आप अपनी तरफ से देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल 1-2 फ़ॉलो-अप जो है वो बिल्कुल जो है ना वो ले लें आराम से, मतलब उसको भी ज़्यादा तंग ना करें, वो बार-बार जो फ़ॉलो-अप होता है ना वो उसको तंग कर देता है। एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे दें कि जो है क्या जो है आप अवेलेबल हैं, मुझे पता है कि आप बिज़ी होंगे, तो हम इसके पे डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। मैं क्या आपको कुछ और अच्छे टॉपिक दे दूँ अगर ये चीज़ नहीं है। तो 2-4 फ़ॉलो-अप में मेरे ख़्याल में जो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 10% के करीब जो है ना वो मान जाते हैं, 90% फिर भी होता है। तो फिर उन अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 लिंक हो मतलब बनाएँ। आपने किसी को बना के देनी है, अगर आपको मैं समझता हूँ 10 भी अच्छे लिंक मिल गए ना 6 महीने में गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग देते रहो, वो बहुत हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो, ब्लॉग आपसे रिलेवेंट हो, वो बहुत है उन 5,000 से जिनकी रेलेवेंसी नहीं है। एग्जैक्टली रिलेवेंसी नहीं है, अथॉरिटी इतनी नहीं है, चीज़ें नहीं है, कंटेंट उनका अच्छा नहीं है, तो वो 10 आप मतलब ये नहीं कह सकते उसको अपने उसको क्लाइंट को कि मैं 5,000 बना दूंगा, 10,000 बना दूंगा। हम ये नंबर देते नहीं हैं, बिल्कुल हाँ, वो तो ठीक है, कि हम जस्ट कहते हैं कि भाई हम जो है वो ट्रैफिक ओरिएंटेड नहीं है कि आपको ट्रैफिक ला के देंगे या आपको रैंक करके देंगे। हमारा मॉडल है कि आपका जो गोल है सेल्स लीड का, हम उस आपको गोल अचीव करके देंगे। अब ये हम पे छोड़ दें कि हम जो है ना किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बना के तो उसको देते हैं, मगर अपने तरफ से बना के देते हैं जो बेनिफिशियल हो। फिर उसमें 10 लिंक हो, 12 लिंक हो, 15 लिंक हो, जो है जो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, एक और चीज़ के अंदर बताएं, जैसे आपने बोला ब्रोकन लिंक एक वन ऑफ द टेक्निक। अब इतनी सारी साइट्स हैं तो ब्रोकन लिंक कैसे ढूंढेंगे, जाके चेक करेंगे? नहीं, टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं बिल्कुल। ये 3-4 टूल्स हैं, कुछ तो आपको थोड़े महंगे मिलते हैं, सैनडेश के हैं या दूसरे टूल्स हैं, या एचरेफ है या ऊबर सजेस्ट को तो शायद मैं इतना अभी तक नहीं समझता मैच्योर। तो ये है, वहाँ पे ये बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं, फ्री कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू जो है आप किसी भी वेबसाइट के ब्रोकर लिंक निकाल सकते हैं आराम से, जो है ना जैसे यूआरएल दें और आपको जो है ब्रोकर लिंक निकाल के देते तो एक और चीज़ मुझे बताएं कि जैसे इंटरनेशनली जब आप जाते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल किसी भी निश में काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको ब्लॉग्स की साइट्स मिल जाती हैं, ठीक है, जिन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा होता है। पाकिस्तान में जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, उनके अलावा मिलते ही नहीं है। हैं। अच्छा। मतलब 8-10
वेबसाइट के बाद ना आप बोलते हैं कि नहीं है अब इसमें ना, बिल्कुल ठीक सही है, है। तो फिर वहां पे क्या करें? बिल्कुल। देखें, आप दो 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 चीज़ों को कंसिडर करें। आपकी वेबसाइट, मुझे टाइप एक अंदाज़ा बताएं कि किस टाइप की वेबसाइट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फायर अलार्म एक इंडस्ट्री है, फायर हाइड्रेंट होता हाँ, है। एक तो आप यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में नहीं मिल रही, तो फायर अलार्म की पूरी दुनिया में कोई भी ब्लॉग हो ना, हम्म। वहाँ पे आप कर दें, वहाँ पे अथॉरिटी। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेट सपोज, नो, क्योंकि ये एक चीज़ पड़ी है कि यार अगर पाकिस्तान में रैंक करनी है ना, तो इट्स बेटर कि जो आपकी वेबसाइट हो जहाँ से आपको लिंक मिल रहे हैं वो पाकिस्तान रीजन से हो, डजेंट मैटर। नहीं नहीं, ठीक है, रेलेवेंसी हो। ओके, कंट्री और रेलेवेंसी, ये दोनों चीज़ें मतलब अलग अलग हैं, एंड नहीं है, ये आर है। रेलेवेंसी मिलती है, किसी मुल्क से मिलती है, ले लें, और अपने कंट्री से मिल रही है जो है, वो भी ले लें। तो इस किस्म की ये वो चीज़ है। और दूसरी दूसरी मैं आपको बहुत जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। पाकिस्तान में कंपटीशन मतलब सवाए सवाए चंद चीज़ों के, चंद इंडस्ट्रीज़ के, बाकी कंपटीशन है ही नहीं। अगर आपका कंटेंट जानदार है ना, चीज़ें जानदार हैं, आप खुद ब खुद रहें। अब मुझे बताएं कंटेंट में किस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी अब गूगल की अपडेट्स आ रही हैं वो सारी यही कहती हैं कि यार कंटेंट इज़ द मेन की। यस। ठीक है, अच्छा, जब ये बोलने में तो बड़ा आसान है भाई, कंटेंट इज द मेन की, सबको पता है कंटेंट इज द किंग, लेकिन व्हेन द राइटर इज राइटिंग, ठीक है, अब क्योंकि देखिए होता ये है कि जब राइटर लिखना शुरू करता है, या तो आपकी लक बड़ी अच्छी हो ना, और खासतौर पे जब आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं रख सकते, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक, तो आपको पता है राइटर किस तरह से होता है कि एक ही राइटर होता है, वो 4 इंडस्ट्री के बारे में लिख रहा होता है। तो उस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कंटेंट इज किंग, अगर उसने अपना कंटेंट बनाना है तो वो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए, क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए कि भाई उसका जो कंटेंट बने वो किंग बन जाए। आपने सवाल पूछा है, तो हम जो है ना, वो जो 10-12 लाख रुपए में जो है ना एसईओ की मंथली सर्विस बेच रहे थे, उसका मैं आपको सीक्रेट चले, आइडियल्स पॉडकास्ट में आइडियल्स फायदा को, हो गया, 12 लाख रुपए का। वो जो है ना आइडियल्स के साथ आपके थ्रू जो है ना, आपकी तरफ से शेयर कर देता हूँ। जो हमने बहुत ज़्यादा एक मतलब एक्सपीरियंस के बाद जो है ना हमें हासिल हुआ है, जो एक सीक्रेट डिस्क्लोज कर रहा हूँ, वो ये है कि बेसिकली अमूमन होता ये है कि आप कंटेंट राइटर को देते हैं कि भाई इस टॉपिक पे कंटेंट लिखना है, और ये 10 कीवर्ड्स इसमें इनरिच करने हैं, लगाने हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड है और ये सेकेंडरी कीवर्ड है। अब कंटेंट राइटर के कितना भी अच्छा कंटेंट राइटर हो, मगर उसके जहन में होता है कि यार ये कीवर्ड कहीं ना कहीं एडजस्ट करने हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करने हैं। तो अब वो जो है ना, वो यूज़र के और पर्सपेक्टिव से कम, और जो है ना वो कीवर्ड एनरिच करने के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अब उसको देखता है, फिर उस लेवल का कंटेंट बन ही नहीं पाता उसके साथ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि एसईओ के लिए जो कंटेंट बनता है, और जो है ना वो उसको पहले से थमा दिए जाते हैं कीवर्ड, और वो कितना भी अच्छा कंटेंट राइटर हो, मगर उसके जहन में ये है कि मुझे इनको इनरिच करना है। हमारा जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, टॉपिक दे दिया कंटेंट राइटर को कि भाई अपनी मर्जी से, अपनी दिल से बस ऐसा कंटेंट लिखो कि जो पहली लाइन पढ़े और जो है ना आखिर तक जो है वो पढ़ता रहे। ठीक है, और कोई नहीं है। अब जो है ना उसके पास ना कीवर्ड होता है ना कुछ होता है, बस टॉपिक होता है। टॉपिक पे जो है ना वो अपने दिल से और जो है ना उसकी जो है वो लिखता है। अब जो कंप्लीट होके हमारे पास कंटेंट आ जाता है ना, फिर हमारा एसईओ एक्सपर्ट उसको कहता है कि अब ये कीवर्ड है, अब इसमें डाल। अच्छा, अब उसके लिए जो है ना थोड़ा आसान होता है कि भाई मैं एनरिच कर दूं। उसने लिखा तो यूज़र के पर्सपेक्टिव से पहले से लिख दिया है ना, अब वो उसको एनरिच कर देगा कंटेंट, या कर देगी, जो भी हमारा कंटेंट राइटर है वो जो है उसमें एनरिच कर देगी, और फिर जो है वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से बन जाएगा, और वो जो है वो हमारी जो है वो काम भी हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब कंटेंट लिख रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं यार कंटेंट राइटर को बोलो 1000 वर्ड का लिखे, 2000 वर्ड लिखे, तो ये इसमें लेंथ ऑफ द कंटेंट कितनी मैटर करती है और इसका कैसे डिसाइड होगा? एक रिसर्च थी जो शायद लाखों वेबसाइट्स पे रिसर्च करके जो है फाइनल उन्होंने जो है स्टेट दिया था, नंबर दिया था कि जो टॉप रैंक पेजेस कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसका 1400 से 1500 के बीच में जो है ना पर पेज उनका वर्ड्स का कंटेंट था। ठीक है, सही। तो उन्होंने ये किया कि भाई 1000 वर्ड्स वाला भी हो सकता है, 2000 वर्ड्स वाला भी होता है, मगर
उन्होंने जब एवरेज निकाला कि जो भी टॉप रैंक कर रहे हैं उन सब का एवरेज निकाला कि एवरेज उन्होंने कहा कि भाई 1500 के करीब अगर आपका कंटेंट वर्ड्स है ना, इनफ है रैंक करने के लिए। बिल्कुल सही है। जो तो ये एक मतलब रिसर्च और जो है ना इसके बेसिस पे एक नंबर है कि एटलीस्ट 1500 वर्ड वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और 200-300 वाला 500 वाला काम नहीं करेगा, 1000 वाला भी जो है एक हद तक काम करेगा। 1500 वर्ड वाला है आपके पास तो बहुत जो है ज़्यादा चांसेस हैं बिल्कुल कि जो है ना वो बिल्कुल सही है। एटलीस्ट ये साइड कवर हो जाएगी। अच्छा, एक तो ऑफ पेज पे हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन कर लिया, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उस पर आपने एक बड़ी अच्छी टिप दे दी हमारी ऑडियंस के लिए। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और उसको करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ऑन पेज एसईओ में बेसिकली हम वेबसाइट पे जो कंटेंट है ना उसको ऑप्टिमाइज कंटेंट और जो है यूज़र फ्रेंडली कंटेंट और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पे टाइटल में ऐड होना चाहिए और जो है वो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन H1 हेडिंग में होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए कम से कम। ये तो लाजमी है, वहाँ पे जो है ना ये होना चाहिए। फिर सेकेंडरी कीवर्ड आपने जो है सब हेडिंग्स में या कहीं पे जो है ना वो करने चाहिए। इस किस्म की चीज़ें होती हैं और कंटेंट से रिलेटेड जो है ऑन पेज एसईओ में जो है ये चीज़ें होती हैं। और अभी ज़्यादातर जो है वो फोकस टेक्निकल एसईओ की साइड चला गया है कि आपकी यूआई यूएक्स अच्छी हो। हाँ, टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा बताएंगे, टेक्निकल एसईओ में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक जुमले में बिल्कुल सिंपल आपको जवाब दे दूँ ना, विजिटर्स और सर्च इंजन्स को आप ईज दें कि वो आसानी से आपकी वेबसाइट को पढ़ सकें। बिल्कुल मैंने एक जुमले में कह दिया कि उनको आपकी वेबसाइट तक रसाई आसान हो, सर्च इंजन की भी और जो है वो यूज़र की भी, विजिटर्स की भी, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, सर्च इंजन की कैसे? सर्च इंजन की ऐसे कि अगर सर्च इंजन आया आपके पास और robotics.txt फाइल में जो है आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे होता है कि भाई वर्डप्रेस की या कहीं पे आपने वेबसाइट बना ली, वहाँ पे पहले से फाइल कोई पड़ी होती है कि वो अलो ही नहीं करता जो है ना उसको सर्च इंजन को, कि सबसे पहले उसको आके रीड करता है कि भाई आप अलो कर रहे हैं मैं आपकी वेबसाइट को रीड करूँ, इंडेक्स करूँ और सर्च में लाऊँ। तो उसको वहाँ से एक्सेस होनी चाहिए। फिर वो जो है ना आपका क्विकली जो है ज़ाहिर है, इतनी वेबसाइटें दुनिया में तो ज़ाहिर है उनका जो है वो देखता है कि फिर किस वेबसाइट पे क्विकली जाना चाहिए जो है और किस पे जो है वो देर से जाना चाहिए। तो एटलीस्ट वो पहले जो है ना वो साइट में डाटा एक्सएमएल फाइल होती है उसको रिव्यू करता है। उस पे आपने क्लियरली वो लिंक सारे मेंशन किए हों ताकि वो क्विकली वहाँ से देख सके कि कोई नया पेज ऐड हुआ है। अगर ये हुआ है तो उसको जो है ना वो कर दे। ओवरऑल आपकी वेबसाइट की क्राउलिंग पे तो वो आता है, मगर ये क्विक जो चीज़ें होती हैं कि आप सर्च इंजन को इजी एक्सेस दें वो सारी चीज़ों का कि आपकी वेबसाइट को आराम से वो जो है वो रीड कर सके, क्राउल कर सके। टेक्निकल इशू का एक साइड ये रहा, एक साइड ये है कि आप अपने यूज़र को इजी एक्सेस दें। उसमें इजी एक्सेस में क्या है कि भाई आपने जो गूगल से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, 30 सेकंड हो गए हैं वो लोड होता है, लोड हो रहा है, इतनी हैवी वेबसाइट है, लोड हो रहा है, फिर वहाँ से वो वापस चला जाता है। तो ये लोड टाइम जो है बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी वेबसाइट आपके डेवलपर ने बना दी और जो है ना उसने टेस्ट कर ली जो है उस पर लैपटॉप पे बहुत अच्छी चल रही है, मगर उसकी जो है किसी ने मोबाइल पे खोला तो वो टेक्स्ट कट रहा है, मोबाइल वो चीज़ें कट रही हैं, तो वो जो है वो बैड एक्सपीरियंस जाएगा। तो वो वाली चीज़ें हों और इस किस्म की से रिलेटेड जो भी है यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड और इस किस्म की जो है टेक्निकल एसईओ वाली चीज़ें, इनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज अगर हम एसईओ में आते हैं, ठीक है, कोई भी बंदा, तो अगर एज ए स्टूडेंट आना चाह रहा है तो उसकी क्या जर्नी होनी चाहिए? लेट्स, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एसईओ इज़ वन ऑफ द फील्ड, तो उसका थोड़ा सा बताएंगे क्या जर्नी होनी चाहिए और व्हाट इज़ द अर्निंग पोटेंशियल अगर वाकई में उसे रैंक करनी आ जाए साइट। तो इंटरनेशनली आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी इंटरनेशनली डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, तो आपको ये भी होगा कि यार ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ना इसमें अभी बहुत ज़्यादा गैप बाकी है, तो यहाँ पे अगर फोकस करें तो ये सर्विसेज एक अच्छी पोटेंशियल मार्केट बन सकती है। तो इस तरह की कोई रिसर्च है, इस तरह कोई है? मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं अभी एक सेशन था आईबीए में, वहाँ पे भी ये कह के आया हूँ। कुछ लोगों ने एतराज़ किया मगर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है वो ये। कुछ लोग पढ़ते हैं जो है ना यूट्यूब से,
अच्छा, यूट्यूब से पे आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा डिफरेंट टाइप का, और बहुत ऑथेंटिकेटेड जो है ना वहाँ पे वो चैनल्स हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। मगर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना यूट्यूब का, जो मेरे नज़र में लर्नर के लिए, सीखने वालों के लिए है, वो ये है कि मैं रॉकेट साइंस का बंदा नहीं हूँ, नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता रॉकेट सही साइंस के बारे में, मुझे एबीसी का पता नहीं है उसके बारे में। मगर क्या मैं रॉकेट साइंस पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ जो है यूट्यूब पे, या नहीं कर सकते हैं। कर सकता हूँ? ये सबसे बड़ा हम्म जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसने जो है ना किसी भी टॉपिक को उठाया और उस पर जो है वो कुछ कर दिया, उसके बारे में जानता है नहीं जानता, वो वायरल हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं, रिलेवेंट है कि नहीं है कुछ नहीं पता, और जो है वो चीज़ सही बता रहा है नहीं बता रहा। तो जिस फील्ड का मैं हूँ नहीं, मैं उस पे अगर मुझे यूट्यूब अलाउ करता है कि मैं उस टॉपिक पे जो है ना कुछ भी कर सकता हूँ, इररिलेवेंट बंदा अपलोड वीडियो कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी जो चीज़ है। इसलिए मैं बच्चों को, स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई आप डीजी स्किल पे चले जाएं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वहाँ पे उर्दू में सिखाया जाता है, बहुत अच्छे जो है वो टीचर वहाँ पे सिखाते हैं, वो बेसिक एटलीस्ट आपकी जो है वो कवर आ जाती है, वहाँ से कर लें। $10-12 है आपके पास हैं, अगर आप बाकी चीज़ों पे भी खर्च करते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करें $20, आप कोर्सरा पे चले जाएं, इंग्लिश अच्छी है, यूट्यूब पे चले जाएं कहीं। अच्छा, वहाँ पे देखें आपको एक्सपर्ट मिलेगा, उसका फील्ड का एक्सपर्ट मिलेगा, जो ए से लेकर जी तक आपको सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाएगा। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, रिलेवेंट जो है वो आपको वो भी मिल जाएगा, रिलेवेंट जो एक्सपर्ट हैं वो आपको पढ़ाए। सही है। तो एटलीस्ट ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी ये है कि उसने अब एसईओ कर ली, तो अब उसके लिए मार्केट कौन सी है? एक मार्केट ये है कि भाई वो जो है वो एसईओ के थ्रू जो है ना एसईओ सर्विसेज बेच सकता है अपनी जो है ना वर्ल्ड वाइड, और आपको फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया के 18 कंट्रीज से हमें बिजनेस मिल रहा है, और 56 कंट्रीज से लोग हमारे पास वो आइक्रेटिस को विजिट करते हैं, जो जिनको वो सर्विसेज चाहिए जो हम दे रहे होते हैं, मगर हमारी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है, तो फिर किसी न किसी तरीके से चले जाते हैं कि यार पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, आपको चैलेंजेस का पता है। अच्छा, आपकी जो वेबसाइट है उस पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि पाकिस्तान बेस्ड यस, कंपनी? एग्जैक्टली, हमें क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इसको हाइड करना है, मसला होता है इसमें। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हमने नहीं किया। हमने कहा कि आप, हम आईक्रेडिस की वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको यूएस के एड्रेस मिलेगी। हमें बहुत सारी ऑफर्स हैं कि भाई आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर लें, हमारी ऑफिस है, आपको ऑफिस खोल के एलएलसी। हमने कहा कि नहीं खोलेंगे तो अपने बलबूते पे खोलेंगे। तो पेमेंट अभी कैसे आती है आपके पास? वायर ट्रांसफर। ओके, तो यू डोंट हैव लाइक यूएस अकाउंट इन ऑल दिस। नेवर नेवर हमारे अच्छा, ये अमेजिंग है मतलब। हमारे पास 45-45 लाख रुपए की एक महीने की भी कोई अमाउंट आई होगी, वो वायर ट्रांसफर के थ्रू आई होगी, हमारे बैंक में आई तो होगी। बैंक वाले तंग नहीं करते? अच्छा, वो इनके आर फार्म एक होता है, स्टार्ट में आपसे वो रेमिटेंस फार्म जो है ना लेते हैं, अगर $10 से ऊपर आपकी पेमेंट है ना वो आपसे लेते हैं। मगर आपकी एक ही जगह से आ रही है, अगर पेमेंट एक ही क्लाइंट से आ रही है या कंटिन्यूसली आ रही है, तो फिर जो है ना वो छोड़ देते हैं, फिर जो है ना डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं आप। अच्छा, इसमें क्लाइंट तंग नहीं करता कि यार मैं वायर ट्रांसफ़र करूँ? क्योंकि जो है वो मैं तो पेपाल पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोग पाकिस्तान में तो आधे से ज़्यादा फ्रीलांसर इसी चीज़ पे रो रहे हैं कि यार बिल्कुल पेमेंट के मसले हैं। बिल्कुल तो ऐसे। आप तो बोल रहे हैं मैं वायर ट्रांसफ़र करवा दूँ। अच्छा, उसमें मैं आपको जो है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। जो फ्रीलांसर वेबसाइट पे आता है, जो मेरी अपनी जो है वो ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, फ्रीलांसर वेबसाइट पे जो भी कस्टमर क्लाइंट आता है वो सस्ते से सस्ती लेबर ढूंढ रहा होता है, हाँ ठीक है, मार्केट प्लेस का एक उसूल है। सस्ते से सस्ती लेबर ढूंढ रहा होता है, और नखरे होते हैं उसके कि मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। और आप जो है ना उससे मांग रहे होते हैं कि काम दो, और जो है ना 5,000 लोगों में से या 200 लोगों में से 50 लोगों में से आपने जो है ना अप्लाई किया है, तो आप कह रहे हैं कि किसी और के पास ना चला जाए, उसको डिफरेंट जो है ना ऑप्शन कहीं ना कहीं से दोस्त से उठा के, यार पेपाल का अकाउंट अपना ही दे दो यार, मेरे पास नहीं है, ये वो सारी चीज़ें मान रहे होते हैं। अच्छा, हमारा एसईओ में बिल्कुल उलट है। एसईओ में उलट ऐसे है कि यहाँ पे हमारे नखरे चल रहे होते हैं, ये एसईओ के थ्रू जो बिजनेस हमें मिल रहा होता है ना, क्योंकि उसने नीदरलैंड से बैठ के, स्पेन से बैठ के, इटली से बैठ के, यूएसए से, यूके से बैठ के ढूंढा के जो है बेस्ट जो है वो एसईओ एक्सपर्ट कौन से हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज दुनिया में कौन सी हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लारावेल की जो है ना अच्छी कंपनीज कौन सी हैं,
उसने देखा कि हमारा जो है वो नाम आ रहा है, उसने देखा कि हाँ रेट भी हमारा जो है एक जो है वो उसको लग रहा है कि यार अच्छा रेट है जो है। अच्छा, रेट आप वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा देते हैं? हमने आवरली रेट जो है ना वो ओके। लगाया होता है। तो वहाँ से जो है वो जो चल के आपके पास आ रहा है ना, तो उसको हम टर्म्स कंडीशन अपनी बताते हैं कि नहीं भाई वायर ट्रांसफ़र आपने करना होगा, नहीं भाई 5,000 आपने एडवांस देने होंगे, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, जो गूगल के थ्रू आपके पास सर्च करता हुआ आया है ना, वो फ्रीलांसर वेबसाइट पे नहीं गया और उसको फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे काम करने के जो जो ड्रॉबैक्स हैं ना वो उसका पता है कि फ्रीलांसर आपका जो है वो कितना भी ऑनेस्ट हो, कितना भी हो, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो सकती है ना, नेचुरल है। वो कहीं जा सकता है, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो आपका काम तो गया। ये जो गूगल से ढूँढ के आपके पास एजेंसी के पास आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये एजेंसी है, ये एजेंसी है। एजेंसी नई नई भी है, मिसाल आप इवन एक एसईओ एक्सपर्ट हैं मगर उसके पीछे आपका एक सेटअप होगा, चीज़ें होंगी। तो उनको पता है कि मेरा काम जो है ना ऐसा नहीं होगा कि मैं पैसे भी भरूँ, 6 महीने के बाद फिर ज़ीरो से काम शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा, बैकअप होगा, प्रॉपर चीज़ें होंगी और सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें फिर वो सारी हमारी टर्म्स कंडीशन मानते हैं कि भाई ठीक है मैं वायर ट्रांसफ़र भी करूँगा, ठीक है जी मैं एडवांस में दे रहा हूँ $5,000, ठीक है ये टर्म्स कंडीशन भी, ये भी, ये भी, ये भी। जो चल के खुद आपके पास आ रहा होता है ना, तो फिर आप उसको जो है ना अपनी जो है ना टर्म्स कंडीशन पे मनवा लेते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर दूँ वो ये कि ऐसी 10 टेक्निक मैं अपनी टीम के साथ यूज़ कर रहा होता हूँ कि यार ये करनी है, ये अभी टेस्टिंग में अभी ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अच्छा, वो कहते हैं कि सर इसका नाम ये है। मैं कहता हूँ यार इसके नाम का तो मुझे नहीं पता, बस चीज़ ये है, ये हमें पता है कि ये करनी है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो है ना मुझे पता भी नहीं होती कि यार वो तो आप कहाँ से सीखते हैं? खुद हाँ, कहाँ से सीखते हैं लर्निंग? जो एबी टेस्टिंग हम करते हैं ना कि ये टेस्टिंग ये काम कर रही है टेक्निक, ये नहीं कर रही, ये कर रही है, ये नहीं कर रही। अच्छा, और ये डिफरेंट साइट्स के ऊपर अलग-अलग करते हैं? डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट जो है ना निच पे डिफरेंट जो है ना वो उस कैटेगरीज में डिफरेंट मार्केट में उसमें। तो ऐसा मतलब बहुत दफ़ा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं टीम के साथ, तो वो मैं उनको कह रहा होता हूँ कि यार हाँ हाँ, ये वाली टेक्निक। तो जैसे आपने सबमिटिंग की बात की, दूसरी की बात की। अच्छा, इन टर्म्स को जो है ना मुझे रिकॉल करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। बट जब हम कर रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि सर ये वाली चीज़ है, इस टेक्निक को ये कहा जाता है। मैंने कहा यार अब मुझे याद नहीं रहा कि ये इस टेक्निक को सही है। क्या कहा जाता है, मगर ये टेक्निक जो है ना पावरफुल है और काम कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि एसईओ के अंदर कोई चीज़ फिक्स नहीं है। यू हैव टू ट्राई टेस्ट डिफरेंट थिंग एंड सी व्हाट्स वर्किंग फॉर कोई यू। कोई भी नहीं है। मतलब एक देखें ब्रांड डीन ने अपनी वेबसाइट जो है उसकी थी बैकलिंक, वो एक वेबसाइट जो अभी सैमरिश को उन्होंने बेच दी। उसमें जो है ना उसने कोशिश की है कि वो गूगल के जो है ना वो 200 प्लस फैक्टर जो है ना अपने तरफ से वो कर दिए हैं। अच्छा, उसने कोशिश की है एक, यस ही इज़ रियली एक बहुत बड़ा एसईओ का इन्फ्लुएंसर है और शायद मैं दुनिया में अगर किसी को फॉलो करता हूँ तो शायद एक यही है जिसको जो है मैं चीज़ें वो देख रहा होता हूँ। बट अगेन जो है ना आपको कुछ नहीं पता होता कि ये वाली चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने ऑफिस में जो है हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। मिसाल मेरी 8 टीमें हैं जो एसईओ एक्सपर्ट्स की जो है, हर टीम लीड है उसके नीचे जो है टीम है और तो हर टीम के पास 4-5 प्रोजेक्ट्स होते हैं और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें दो दो टीम्स बिल्कुल अलग हैं जो किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम नहीं भी कर रही होती और कर भी रही होती है। कर ये रही होती है कि वो ए बी टेस्टिंग एक टीम है जिसका काम ये है कि हमारे पास भाई 20 क्लाइंट हैं, उनकी ए बी टेस्टिंग जो है ना हर एक की कर रही होती हैं और फिर जो है ना फीडबैक दे रही होती है। एक क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम है जो एसयू की क्वालिटी को चेक कर रही होती है कि भाई आपने जो लिखा है, जो जो चीज़ जो है ना आपने एसयू में की है, जो चीज़ की है वो कहीं पे जो है ना आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, ह्यूमन एरर हो सकता है। जो मेनली जो है बाकी तो जो है आप वर्डिंग वगैरह सेट कर लेते हैं चीज़ें ग्रामेटिकली बाकी, मगर जो आपको ब्रांड का नाम है नेम है ज़ाहिर है वो तो एक यूनिक होता है, समटाइम्स उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो एक टीम हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की है उसको जो है ना वो पूरी लिस्ट मिल रही होती है कि ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे और ये जो है ना आज हमने काम किए ये चीज़ें। तो उनको देख रही होती है कि यार ये जो है चीज़ें ठीक हैं
और एक ए बी टेस्टिंग की टीम है जिनको पता होता है कि ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उन 20 की जो है ना डिफरेंट उसमें ए बी टेस्टिंग कर रही होती है कि हाँ ये ठीक है, ये कर रही है, ये काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, और फिर वो फीडबैक दे रहा। क्वालिटी एश्योरेंस में कंटेंट को किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि एआई रिटन नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि एआई रिटन कंटेंट गूगल जो है वो नहीं करता, तो अब इतना ज़्यादा एआई आ गया है हाँ, और जाहिर से 20 क्लाइंट या जितने ज़्यादा क्लाइंट होते हैं उतना ज़्यादा कंटेंट प्रोडक्शन हो रही होती है, हाँ। तो उस प्रोडक्शन को ये मेक श्योर करना कि ह्यूमन रिटन है और ये हाई क्वालिटी कंटेंट है, ये कैसे करते हैं? अच्छा देखिए, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं अभी, मेरे तो जहन में भी नहीं आ रहा वो टूल्स मेरे टीम्स यूज़ करती हैं। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इवन इनसे भी आप पूछ सकते हैं जहाँ से जो है वो कंटेंट जनरेट हुआ है कि ये आपने लिखा है, तो वो शायद आपको जो है वो टूल बता देता है कि बिल्कुल ऐसे ही, हाँ चैट जीपीटी तो बता देते हैं। हमने जनरेट किया या कंटेंट। और बहुत सारे टूल्स हैं जो एटलीस्ट आपको जो है वो बता देते हैं कि ये जो है वो तो मतलब आपने कोई इस तरह का प्रोसेस बनाया हुआ है जिसमें क्वालिटी चेक एग्जैक्टली हो? एग्जैक्टली हमारा कंटेंट पब्लिश होने से पहले, जो वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश होने से पहले जो जाता है वो क्लाइंट की अप्रूवल और रिव्यू के बाद, और उससे पहले हमारी क्वालिटी एश्योरेंस टीम मेक श्योर करती है कि ये जनरेटेड कंटेंट नहीं है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वेबसाइट पे आता है। बाकी जो है ऑफ पेज जो कर रहे होते हैं जो कंटेंट, वो अप्रूवल हम जो है समटाइम्स क्लाइंट से नहीं ले रहे होते, मगर हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जो है मेक श्योर कर रही होती है कि ये जो है एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने ये देखा है, वो देखते हैं गेस्ट पोस्ट जब ले रहे होते हैं ना, बोलते हैं यार अपनी वेबसाइट पे तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखो, जो गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं उस पर एआई रिटन कंटेंट चला दो। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सही अप्रोच है या इसमें क्या मसला है? ये ठीक अप्रोच नहीं है। और आगे ज़ाहिर है वो जो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट ले रहे होते हैं उनके पास भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है और इस किस्म की चीज़ होती है। जैसे हम अपनी क्वालिटी एश्योरेंस टीम से वो कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो है ना वो चीज़ होती है। अच्छा, ये भी चीज़ उनके पास होती है कि मैंने वो ट्राई करते हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये 10 ब्लॉग्स को इन्होंने यही वो दिया हुआ है और 2 दिन पहले किसी और ने पब्लिश कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो मेक श्योर कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वो जो है आपकी ठीक है, किसी ने गलती से जल्दी में कुछ फ़िलहाल आपके ट्रस्ट करके आपने कर दिया, कहीं न कहीं से फिर जो है ना उनको पता चल जाता है, वो आपको रिमूव कर देते हैं और आगे फिर आपका कंटेंट भी नहीं लाते। बहुत सारे जो है ना इस किस्म के चैलेंजेस आ सकते अच्छा, एक लास्ट बस बता दें मुझे, एसईओ में एक चीज़ होती है ब्लॉगिंग, मतलब एक तो ये ना कि आप सर्विसेज बेच के यू आर अर्निंग मनी, सेकंड इज कि आप ब्लॉग बनाते हैं और एडसेंस के थ्रू अर्निंग करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है? हैं। देखिए, एक तो आप एसईओ कोर्स एसईओ सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट रैंक करके। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ब्लॉग बना के उसको रैंक करके। बट अगर ब्लॉग आप पाकिस्तान मार्केट के लिए बना रहे हैं और उसको टारगेट करके वहाँ से कर रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, एक क्लाइंट के लिए हमने किया था, उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो करूँ। मिलियंस में विजिटर्स थे, मगर उसको जो है वो चंद डॉलर जो है ना वो आ रहे होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में एड सस्ता है, तो ज़ाहिर है आपको जो है वो पैसे भी उसके जो है सस्ते, बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं। अगर आप अपना ब्लॉग करना चाहते हैं तो टारगेट ऐसी कंट्रीज़ को करें जहाँ पे जो है ना एड के डॉलर्स में पैसे मिलते हैं गूगल को भी, तो गूगल फिर आपको उतना उतना अच्छा शेयर देगा। अगर ब्लॉग साइट बनाना चाहते हैं तो बाहर की मार्केट को टारगेट करें, यहाँ की नहीं। अगर एडसेंस और इसके लिए जो है ना आपका मकसद मेन ये है, तो ज़ाहिर है ब्लॉग का मकसद तो यही होता है कि कहीं ना कहीं से वो अर्निंग हो, तो बाहर की मार्केट को व्हाट इज बेस्ट, ब्लॉग में मेक अर्निंग मनी थ्रू ब्लॉग और अर्निंग मनी थ्रू सर्विसेज बाय रैंकिंग योर साइट इन डिफरेंट? अच्छा, हमारे केस में तो देखें, हम सर्विसेज से जो है वो ब्लॉग से शायद 10 गुना ज़्यादा जो है ना, बहुत कुछ तो ब्लॉग्स हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर हमने अपने केस में देखा कि हमने ब्लॉग वाली साइड भी देखी और इस साइड पे, तो हमें सर्विस वाली साइड पे जो है ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चाव नज़र आया, और बाहर की मार्केट का बिजनेस जो है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा वो चीज़ नज़र आई। बाकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, वहाँ वो वेबसाइट आप टॉप रैंक कर दें, उनकी डिफरेंट ब्रांड्स की अपने पास रख लें, वहाँ की कमीशन आप लेते रहें। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है आप वेबसाइट रैंक करके वो कर सकते हैं। चलें सर, महबूब भाई थैंक यू वेरी मच, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा
क्योंकि मैं खुद एसईओ काइंड ऑफ कर एक्सपर्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं एसईओ अपनी वेबसाइट्स वगैरह की जो अपने बिजनेस रिलेटेड है उसकी एसईओ खुद करता हूँ, तो काफ़ी इन डेप्थ कोशिश, क्योंकि हमारा भी मेन मकसद, जो हमारी कभी भी आप पेड मार्केटिंग नहीं देखेंगे, सही। हमारी जितनी भी क्लाइंटेल है वो सारा एसईओ के थ्रू है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो आपने बताया कि यार वो एक फुल मार्केटिंग है जिसमें हमारे अपने नखरे होते हैं, सामने वाले के नहीं होते। जी। तो वो सारी फिलॉसफी की वजह से हम उसी पे ही फोकस करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल वर्ड्स फॉर दोज हु आर डूइंग एसईओ एंड दे वांट टू ग्रो इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अच्छा, मुझसे जब जैसे चैट जीपीटी शुरू शुरू में आया था तो कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कहते हैं कि जो है ना ये एआई और इन चैट जीपीटी इन चीज़ों के आने के बाद जो है ना वो एसईओ ख़त्म हो जाएगा, गूगल ख़त्म होने जा रही है। मैंने कहा था कि यार 100% तो जो है कोई भी जो है वो नहीं कर सकता और 100% नहीं कर सकता, मगर जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वो ये है कि ये इतना जल्दी और इतना जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है। एटलीस्ट आप पैसे बना लेंगे अपने, हाँ, इतना टाइम तो। एटलीस्ट जो है गूगल जो उस एरिया में जो सालों से काम कर रहा है, भाई कंटेंट कहाँ से आता है? कंटेंट आपका जो है ना वेबसाइट से और इंटरनेट से ही आता है। तो इंटरनेट से कंटेंट कलेक्ट करना चैट जीपीटी या इन्होंने या जो भी उन्होंने कितना भी इनका स्ट्रॉन्ग जो चीज़ हो, मगर गूगल उस चीज़ पे जो है ना वो सालों से काम कर रहा है कि पूरी इंटरनेट से डेटा कैसे उठाना है, कंटेंट कैसे उठाना है, अप टू डेट कंटेंट कैसे देना है, ये वो। तो आपको मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट चाहिए। समटाइम्स मैंने जो है वो डिफरेंट एआई के चैट बोर्ड से मैंने जो है इंफॉर्मेशन ली है तो वो पुरानी दे रहा होता है। इवन जो कह रहा है कि मैं अब नहीं दे रहा हूँ वो भी जो है वो बहुत पुरानी दे रहा होता है, जो है पुरानी इंफॉर्मेशन। यहाँ से आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो इतने सालों से इस फील्ड में है और कंटेंट जो है ना ले रहा है, अप टू डेट कंटेंट ले रहा है, उसका उनका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से बने, वो एटलीस्ट उनको इतनी जल्दी आप जो है ना वो हरा नहीं सकते, जो मेरा अपना वो है ओपिनियन है। अच्छा, दूसरा मैं आपकी तरफ से जो है ये भी अपने ऑडियंस तक पहुंचा दूं कि जैसे मेरा नाम वर्ल्ड लेवल पे ये आया उस फीचर लिस्ट में, तो पूरी दुनिया से जो है और ख़ासतौर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया कि आप कोर्स करवाएं, और जितनी फीस लें और ये आप करेंगे। तो पहले तो मैंने कहा कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, जो है मैं अच्छा ये फर्स्ट टाइम है कि पोस्ट इसमें जो है आपके पास सामने आया हूँ। मैं कभी जो है इस तरीके से जो है लाइव में आया ही नहीं हूँ, और जो है मैं कहता हूँ कि भाई मैं एबी टेस्टिंग और ये चीज़ों में जो है वो बिजी रहता हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा फोर्स हुआ तो फिर मैंने कहा कि एक फॉर्म मैंने जो है ना लिंक्डइन पे रखा कि भाई जो कोर्स करना चाहे तो उसमें आ जाए। मेरा कोर्स जो है वो 3 लाख रुपए का है, मगर 3 लाख रुपए में नहीं, जस्ट मैं $5 में ये कोर्स करवा रहा हूँ ताकि मैं सीरियसनेस दे सकूँ। ऐसे तो लाखों लोग आ जाएंगे जो है वो फिर वो नहीं होगा। तो उसमें 600 के करीब जो है लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया। उसमें से 40 के करीब फॉरेनर्स थे, और बाकी जो है सारे पाकिस्तान से थे। तो फिर उन्होंने उनका हमने ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे, और जो है सैटरडे संडे की मैं उनको क्लासेस लेता हूँ। अच्छा, उनको मैंने ये कहा कि भाई ये $5 मैं आपसे नहीं ले रहा, इस $5 का आप जो है ना कोई जो प्लांट अपनी गली में मोहल्ले में कहीं पे लगा के हमें पिक्चर भेजें या शेयर करें अपने पब्लिक प्रोफाइल पे, जो हम जो है देख सकें, और जो है एक इन्वायरमेंटल जो है भी वो कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया। अभी भी जो है सैटरडे संडे को जो है गूगल मीट पे जब मैं क्लास लेता हूँ तो 100 ऑफ जो है वो स्टूडेंट्स जो है ना वो जो है ऑनलाइन जो है आके जो है कोर्स करते हैं। तो इस किस्म की अगर इस किस्म की कोई चीज़ हुई तो जो है मैं अवेलेबल हूँ इस किस्म की। बिल्कुल सही है। तो अभी वो अगर कोई कोर्स वो अटेंड करना चाह रहा हो तो कोई लिंक वगैरह है किस तरह से कर सकते हाँ, मगर वो कोर्स थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, या तो फिर नया कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। हैं? यार क्योंकि अगर लेट्स सपोज कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जिन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ओके, ओके। अब वो उसके अच्छा, उस केस में बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड भी हैं। ओके। तो वो 4 लेक्चर चल चुके हैं पहले, सैटरडे संडे मतलब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो वो वाले हम उनको दे सकते हैं, और उससे ऑनवर्ड जो है वो चल सकते हैं। तो वो मैं आपके वो आप साथ मुझसे शेयर कर दिएगा तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपने मतलब, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग एसईओ के कोर्स बेच के ही मतलब हो सकता है उन्होंने वेबसाइट इतनी रैंक ना की हो, लेकिन बिल्कुल, एसईओ के कोर्स बिल्कुल, बेच बेच के बड़े पैसे बना बिल्कुल। लिए। जब मेरा स्टार्टअप पाकिस्तान में या मेरा हम टीवी पे और यहाँ इंटरव्यू चला और फिर जो है ना वो बहुत वायरल हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो जो कमेंट कर रहे थे ना वो ये कह रहे थे कि कब से मतलब उनका ये होता है कि जो मशहूर हो जाता है वो अपना कोर्स लॉन्च करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल। ये मुझे वो कहा गया कि बस कब से कोर्स लॉन्च हो रहा है, हम हमें पता है कि कोर्स लॉन्च होगा अब और अच्छे पैसों वाला कोर्स लॉन्च होगा, हमें बताएं कि कब से लॉन्च हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं जो है वो कोर्स से जो है ना 10 गुने ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और जो है ना वो टीम मेरी 140 के करीब जो है टीम अभी तो 165 तक जो पहुँच चुकी है। तो हम वहाँ से इतने अच्छे कमा रहे हैं कि हमें कोर्स की जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर करना पड़ा तो फ्री या इस लेवल का करेंगे। बहुत सारे इस किस्म के जो है ना वो फीडबैक बिल्कुल मिले कि ऐसे। बस हाँ, बस जो भी जो है ना बंदा जो है वो इस किस्म का जो है मशहूर हो जाता है, वो पहला काम करता है कि कोर्स लॉन्च करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच महबूब साहब फॉर योर टाइम। इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन एसईओ के बारे में। हमारी ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। इस तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से बहुत अमेजिंग जर्नी इनकी रही कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया। और बहुत जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि यार पाकिस्तानी एड्रेस लिखा हुआ है, सबको पता है पाकिस्तानी कंपनी है, और वायर ट्रांसफ़र के थ्रू जो हमारे जहनों में मिथ बनी हुई है ना कि यार पाकिस्तानी वेबसाइट लिखेंगे या वायर ट्रांसफ़र करवाएंगे तो क्लाइंट नहीं मिलेगा, तो आज इनसे बात करके बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं भाई, अगर आप आइडेंटिटी अपनी हाइड ना करो, बताओ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको यहाँ बैठे बैठे लोग वायर ट्रांसफ़र भी करेंगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे भी करेंगे। तो इस तरह के पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के पॉडकास्ट को अपने चैनल पे अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमें ग्रोथ मिल सके, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल सके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में मैं महबूब भाई की वेबसाइट जो है, उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, और स्पेशली जो इनका फ्री कोर्स है उसका डिटेल बिल्कुल शेयर करूँगा, ताकि आप लोग, जो लोग एसईओ के अंदर हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो इनके कोर्स से सीखें और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग ग्रो हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।